अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर। किस नंबर 118 मारिया और बनमानस। मारिया ने मफरूर कातिलों की गर्दनों को झटका दिया। ये झटका इतना जबरदस्त था कि दोनों की गर्दनों के मनके टूट गए। मारिया ने उन दोनों लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया। इत्तेफाक से एक मल्लाह रात के वक्त ऊपर डेक पर आ गया। उसने जो अपने आप दो आदमियों की लाशों को उछलकर समंदर में गिरते देखा तो वो चीख मारकर नीचे भाग गया। उसने जाते ही स्टीमर के कप्तान को खबर कर दी। कप्तान ऊपर आया। वहां मारिया और वो औरत जिसको मफरूर कातिल समंदर में फेंक कर हलाक करने वाले थे मौजूद थीं। मारिया उन्हें दिखाई नहीं दे सकती थी। औरत की रस्सियां मारिया ने खोल दी थी और वह जहाज के जंगले के पास खड़ी थी। कप्तान सीधा उसके पास आ गया। खातून, आपने दो आदमियों को अभी अभी समंदर में गिरते देखा है? चशमदीद गवाह यानी मल्लाह साथ था। झट बोला, कैप्टन सर, वो आदमी नहीं थे बल्कि दो लाशें थी। कैप्टन ने गुस्से से पलट कर कहा, उल्लू, लाशों को क्या जरूरत पड़ी थी कि अपने आप उठकर समंदर में छलांगे लगाती? उन्हें जरूर किसी ने समंदर में गिराया होगा। औरत के पास ही मारिया खामोश खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। औरत के चेहरे पर अभी तक घबराहट के आसार थे। फिर भी उसने संभलते ही कहा, नहीं जनाब, मैंने तो किसी को समंदर में गिरते नहीं देखा। कैप्टन ने मल्लाह को गर्दन से दबोच लिया और ये कहकर उसे नीचे ले गया। हरामखोर, तूने ख्वाब देखा होगा। ख्वाम मुझे और मुसाफिरों को परेशान करता है। मल्लाह अभी तक यही दोहरा रहा था। कैप्टन सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बकवास बंद कर उल्लू की दुम। मारिया की हंसी निकल गई। उसने औरत से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लोरीना। इन लोगों ने मुझे मेक्सिको शहर से अगवा किया था। तुम्हारा शुक्रिया मेरी वालदा की सहेली की रूह। तूने मेरी इज्जत और मेरी जान बचा ली। अब मैं वापस अपने शहर जाना चाहती हूँ। मारिया ने कहा, लोरीना, ये जहाज तो पुर्तगाल जा रहा है, तुम मेक्सिको कैसे जाओगी? लोरीना कहने लगी, तुम रूह हो। मैंने अम्मी से सुन रखा है कि रूहें सब कुछ कर सकती हैं। क्या तुम मुझे वापस मेक्सिको भी नहीं पहुंचा सकती? मारिया हंस पड़ी। मेरी बहन लोरीना, मैं वो रूह नहीं हूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि पुर्तगाल पहुंचकर तुम्हें मेक्सिको जाने वाले किसी जहाज पर सवार करवा दूं। लोरीना कुछ सोचकर बोली, मेरा ख्याल है मैं पुर्तगाल के शहर लिस्बन में अपनी खाला के पास चली जाऊंगी। वो मुझे मेक्सिको पहुंचा देगी। ये अच्छा ख्याल है। 3 दिन के सफर के बाद मारिया का स्टीमर या बहरी जहाज लिस्बन की बंदरगाह पर पहुंच गया। लोरीना इस शहर से वाकिफ थी। वो एक बग्गी में सवार होकर अपनी खाला के घर की तरफ रवाना हुई। मारिया भी उसके साथ थी। लोरीना की खाला का घर शहर की गुंजान आबादी के शुरू में एक छोटे से तालाब के किनारे पर था। लोरीना को देखकर उसकी खाला बड़ी हैरान हुई। मेरी बच्ची, तुम अचानक कैसे आ गई? लोरीना ने कहा, यह मैं आराम से बताऊंगी खाला। फिर उसने मारिया की तरफ मुंह करके कहा, खुदा हाफिज प्यारी और हमदर्द रूह। खुदा हाफिज, मारिया ने कहा। खाला और ज्यादा हैरान होकर बोली, बेटी लोरीना, ये तुम किससे बातें कर रही हो? मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं देता। ये किसकी रूह से मुखातिब हो? लोरीना खाला को लेकर अंदर चली गई। मारिया वापस रवाना हुई। वो बंदरगाह के पास एक बाग के बेंच पर बैठ गई। उसने पहले ही मालूम कर लिया था कि मुल्क स्पेन की तरफ बहरी जहाज 2 रोज बाद रवाना होगा। वो नाग और अंबर से मिलने स्पेन जाना चाहती थी। उसे यही इतला मिली थी कि दोनों स्पेन की तरफ जा रहे हैं। हकीकत ये थी कि अंबर पुर्तगाल पहुंच चुका था और उसी शहर की एक सराय में जरगाल के साथ ठहरा हुआ था और स्पेन जाने वाले जहाज का इंतजार कर रहा था। अंबर और जरगाल शाम का खाना खाकर शहर की सैर को निकले। अंबर को बिल्कुल मालूम नहीं था कि मारिया भी उसी शहर में घूम फिर रही है। रास्ते में जरगाल को एक जरूरी काम याद आ गया और वो अंबर से इजाजत लेकर वापस सराय की तरफ रवाना हो गया। शाम का वक्त था। रात का हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। मकानों, दुकानों और गली बाजारों में लैंप रोशन हो गए थे। अंबर टहलते टहलते बंदरगाह की तरफ निकल आया। उसी जगह एक खूबसूरत बाग के पार्क में मारिया चल फिर रही थी। चलते चलते मारिया भी एक बारानुक बाजार में आ गई। अंबर भी शहर की सड़कों और गलियों में फिरते फिरते एक बाजार में आ गया। सामने एक होटल था जिसके अंदर खूब रोशनी हो रही थी और गरम गरम खानों की खुशबू फैली हुई थी। अंबर ने सोचा कि चलकर चाय का एक गर्म प्याला पिया जाए। उसके पास सोने के 2 सिक्के बाकी रह गए थे। वो होटल के अंदर आ गया। लोग मेजों के गिर्द बैठे खा पी रहे थे। एक मोटी गर्दन वाला गुंडा किस्म का आदमी सर पर बड़ा सा हैट रख के कमर में पिस्तौल लगाए अपने साथियों के हमरा एक मेज के गिर्द बैठा बुना हुआ मुर्ग खा रहा था। इतने में एक बूढ़ा फकीर किस्मत का मारा होटल के अंदर आ गया। बेचारा सीधा उसी मोटे गर्दन वाले के पास आया। उसने कुछ खाने को मांगा तो मोटी गर्दन वाले गुंडे ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर एक हड्डी फर्श पर फेंकी और बूढ़े फकीर को हुक्म दिया, इसे कुत्ते की तरह फर्श पर घुटनों के बल झुक कर खाओ। बेचारा बूढ़ा फकीर हाथ बांधकर बोला, माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। मोटी गर्दन वाले गुंडे ने पिस्तौल निकालकर मेज पर रखा और गुराया,
अगर तुम कुत्ता ना बने तो मैं इस पिस्तौल की गोली तुम्हारे सर के पार कर दूंगा। बूढ़ा बेचारा बेबसी के साथ दूसरे लोगों को तकने लगा कि कोई तो उसकी मदद करे, मगर मोटी गर्दन वाला एक मशहूर गुंडा और कातिल था, उससे भला कौन मुकाबला कर सकता था। अंबर एक तरफ बैठा ये सारा तमाशा खामोशी से देख रहा था। ऐन उस वक्त मारिया भी होटल में चाय पीने के ख्याल से आ गई। अंबर चौंका, उसे मारिया की खुशबू आ गई। उसने इधर उधर देखना शुरू किया, फिर सोचा कि वो तो मारिया को देख ही नहीं सकता। मारिया ने भी अंबर को देख लिया था। वो बड़ी खुश हुई। उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि यूं अंबर से मुलाकात हो जाएगी। वो सीधी उसकी मेज की तरफ आ गई। अंबर ने महसूस किया कि मारिया की खुशबू तेज हो गई है। वो आहिस्ता से बोला, मारिया। उसके सामने रखा हुआ ग्लास अपने आप मेज की सतह पर से थोड़ा सा ऊपर उठा और फिर मेज पर आ गया। अंबर खुशी से निहाल हो गया। खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। मारिया, कैसी हो मेरी बहन? मारिया ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई हूं। नाग कहाँ है? अंबर बोला, मैंने सिर्फ इतना ही सुना है कि वो किसी जहाज पर सवार होकर स्पेन की तरफ जा रहा है। मेरा ख्याल है हमें भी यहाँ से स्पेन जाना होगा। मारिया बोली, ऐसा ही करेंगे, मगर ये होटल में क्या हो रहा है? मोटी गर्दन वाले गुंडे ने पिस्तौल हाथ में ले रखा था और गरीब बूढ़ा भिखारी घुटनों के बल फर्श पर हाथ जोड़े बैठा उसकी मिन्नत कर रहा था। खुदा के लिए मुझे कुत्ता ना बनाओ, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। मेरी बेइज्जती ना करो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। और बुढ़े, बन जा कुत्ता, चबा ले हड्डी। मारिया ने अंबर से कहा, इससे ज्यादा एक बूढ़े इंसान की और क्या तौहीन हो सकती है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंबर बोला, मैं कहाँ बर्दाश्त कर सकता हूँ भला? तो फिर काम शुरू कर दूं मैं? अंबर ने कहा, नहीं, शुरू मैं करूंगा, तुम बाद में जंग में छलांग लगा देना, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंबर बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता मोटी गर्दन वाले गुंडे के आगे से होकर फर्श पर जानवर की तरह बैठे हुए गरीब फकीर के पास जा खड़ा हुआ। गुंडे की आंखों से शरारे निकलने लगे। आज तक इस शहर में किसी को इतनी जरूरत नहीं हुई थी कि उसके करीब भी आ सके। दूसरे लोग और गुंडे के साथी भी चौकस हो गए। उन्हें मालूम था कि ये जो नौजवान फकीर के करीब गलती से आ गया है, अब इसकी खैर नहीं है। अंबर ने फकीर को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसकी फर्श पर गिरी हुई टोपी उठाकर झाड़ी और बड़े अदब से फकीर के सर पर रखकर कहा, बाबा जी, मुझे माफ कर दें। इन लोगों को इस बेअदबी की सजा अल्लाह ताला जरूर देगा। फकीर हैरान परेशान था कि ये क्या से क्या हो गया। आज तक कभी किसी ने उसे इज्जत के नाम से नहीं पुकारा था, मगर अंबर ने हमेशा बुजुर्गों की इज्जत की थी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई है कि इंसान की इज्जत करो और अपने से बुजुर्ग इंसानों का एहतराम करो। फकीर जल्दी से पीछे हटकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मोटी गर्दन वाला गुंडा फकीर को भूल चुका था। अब वो अंबर से इंतकाम लेना चाहता था। उसके ख्याल में अंबर को हलाक करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसा ही था जैसे किसी मक्खी को मार दिया। गुंडा पिस्तौल लेकर कुर्सी को ठोकर मारकर उठ खड़ा हुआ और अंबर की तरफ पिस्तौल का रुख करके गरजा, अपना पिस्तौल निकालकर मुकाबला करो, यहाँ लोग ये ना कहें कि मैंने तुम्हें निहत्था मार डाला। अंबर ने गुंडे की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुकाबला करने से पहले मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फर्श पर गिरी हुई हड्डी को उसी तरह जानवर बनकर मुंह से उठाओ जिस तरह तुमने फकीर को मजबूर किया था। ये सुनकर तो गुंडे के तन बदन में आग लग गई। उसके साथी आगे बढ़े कि अंबर को इस गुस्ताखी का मजा चखाएं, लेकिन मोटी गर्दन वाले गुंडे ने उनको हाथ से पीछे रहने का हुक्म दिया और खुद आगे बढ़कर अंबर के कंधे पर हाथ रखकर उसे जोर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अंबर ने गुंडे के मुंह पर जोर से तमाचा मारकर कहा, जलील गुंडे, फर्श पर गिरी हुई हड्डी को उठाओ। गुंडे ने पिस्तौल से ऊपर तले 4 फायर अंबर पर झोंक दिए। अंबर अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा रहा। गुंडे के साथियों ने भी अंबर पर फायरिंग शुरू कर दी। लोग होटल में इधर उधर भाग गए। अब मारिया आगे बढ़ी। उसने पीछे से आकर एक कुर्सी को उठाया। होटल के मालिक ने देखा कि कुर्सी अपने आप ऊपर उठी और जोर से गुंडे के एक साथी के सर पर आकर लगी और चकनाचूर हो गई। गुंडे का साथी चकरा कर गिर पड़ा। इसी तरह बारी बारी एक एक कुर्सी अपने आप ऊपर उठकर गुंडों के साथियों के सरों से टकराई और सभी गिरकर बेहोश हो गए। मोटी गर्दन वाला गुंडा परेशान हो गया था क्योंकि उसकी किसी गोली ने अंबर पर कोई असर नहीं किया था। अंबर ने आगे बढ़कर गुंडे का पिस्तौल छीनकर खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दिया और गुंडे से कहा, जब तक तुम जानवर बनकर फर्श की हड्डी नहीं उठाओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने पीछे से आकर गुंडे के कान में कहा, बन जा जानवर बेटा। गुंडा तड़प कर उछला और पीछे देखने लगा कि किसने उसके कान में कहा। पीछे कोई भी नहीं था। अंबर ने पिस्तौल तान लिया। मैं फायर कर रहा हूँ। गुंडा खौफ से कांपने लगा। मौत उसके सामने खड़ी थी। वो एकदम घुटनों के बल गिरा और फिर दोनों हाथ फर्श पर टेक कर जानवर की तरह चलता हुआ फर्श पर अपनी ही गिराई हुई हड्डी के पास गया और उसे मुंह से उठाने की कोशिश करने लगा। अंबर ने उसकी गर्दन पर पांव रखकर कहा, बस तुम्हारे लिए इतनी ही सजा काफी है। अब इंसानों की इज्जत करना। खबरदार, अगर फिर किसी बुजुर्ग को जलील करने की कोशिश की, उठो और भाग जाओ यहाँ से। गुंडा जल्दी से उठा और होटल से बाहर निकल गया। मारिया ने अंबर के कान में कहा, अब यहाँ से निकल चलो, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आओ, मैं होटल से बाहर जा रही हूँ। अंबर लोगों के दरमियान से होकर बड़ी मुश्किल से होटल के बाहर आ गया। दोनों सराय में आ गए। जरगाल भी आ गया। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि सराय में अंबर के साथ मारिया नाम की कोई गैबी लड़की भी मौजूद है।
اس نے अंबर को बताया कि एक काफिला लिस्बन शहर से अभी 1 घंटे बाद स्पेन की तरफ जा रहा है। मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि उस काफिले में मेरा एक पुराना दोस्त भी जा रहा है। क्या तुम इजाजत देते हो? अंबर ने कहा, अगर तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। तुम बेशक जाओ, मगर चाबी का ख्याल रखना। जरगाल ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, उसे मैंने अपने जिस्म के साथ कपड़े में लपेट कर बांध रखा है। अच्छा खुदा हाफिज, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं उसे कभी फरामोश नहीं करूंगा। अंबर ने जरगाल को गले लगा लिया और कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी अमानत लाकर दे दी है, बस। जरगाल की आंखों में आंसू आ गए। वो अंबर के गले मिलकर रुखसत हो गया। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। ये वो रात थी जब लिस्बन शहर में तारीख का बहुत हौलनाक जलजला आया था और पूरा शहर तबाह बर्बाद होकर रह गया था। ये बात अच्छी हुई थी कि जरगाल जलजला आने से काफी पहले एक काफिले के साथ मिलकर शहर से दूर निकल चुका था, वरना वो भी जलजले में हलाक हो जाता। अंबर और मारिया को भी उस जलजले की खबर न थी। हालांकि वो तारीख के साथ साथ सफर करते आ रहे थे। अगरचे लिस्बन का भयानक जलजला भी तारीख में दर्ज था, मगर अंबर उसे भूल गया था। लेकिन आधी रात को जब जलजले का पहला झटका महसूस हुआ तो अंबर एकदम से उठ बैठा। उसने मारिया को आवाज दी, मारिया तुम जाग रही हो? मारिया ने नींद भरी आवाज में कहा, हाँ जाग रही हूँ। ये अभी अभी मुझे हल्का सा झटका कैसा लगा था? अंबर बोला, मुझे याद पड़ता है कि लिस्बन शहर की तारीख में एक बहुत बड़ा जलजला आया था। अभी अभी जलजले का एक झटका महसूस हुआ है, कहीं ये वही जलजला तो नहीं है? मारिया भी उठकर बैठ गई। वो कुछ कहने ही लगी थी कि जलजले का एक और झटका आया। ये पहले से ज्यादा शदीद था। कोठली की दीवारें जैसे अपनी जगह से ऊपर उछलकर फिर नीचे आ गईं। अंबर को मारिया की फिक्र हुई क्योंकि वो जख्मी हो सकती थी। मारिया जल्दी से बाहर निकल चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाहर खुले बाग में आ जाओ, जल्दी करो, ये वही तारीखी जलजला है, इसमें पूरा शहर तबाह हो जाएगा। मारिया सराय में से निकलकर बाहर बाग में आ गई। अंबर उसके पीछे आ रहा था कि एक और झटका लगा। जमीन झूलने की तरह झूलने लगी। सराय की ड्योढ़ी की छत धड़ाम से उसके ऊपर आन गिरी। वो मलबे में दब गया, लेकिन चूंकि वो मर नहीं सकता था इसलिए उसने अपने आप को मलबे के नीचे से बाहर निकाला। शहर में कोहराम मचा हुआ था। सारे का सारा शहर अंधेरे में डूब चुका था। बिल्डिंगें धड़ाम धड़ाम गिर रही थी। लोगों की चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। हर तरफ अंधेरा और गर्दो गुबार फैला था। जमीन उसी तरह झूल रही थी। कई जगहों से जमीन फट गई थी और इमारतें उसमें गर्क हो रही थी। अंबर ने मारिया को आवाजें दी, मारिया मारिया। मारिया ने अंबर की आवाज सुन ली थी। वो लोगों के दरमियान से होकर एक तरफ आ गई। यहाँ कहीं एक दरख्त जड़ों से उखड़कर गिरे पड़े थे। मारिया ने अंबर को देख लिया। वो एक गिरे हुए दरख्त के पास खड़ा था। वो अंबर के पास आ रही थी। अंबर अभी तक उसे आवाजें दे रहा था। मारिया ने अंबर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यहाँ से निकल चलो अंबर, शहर में आग लग चुकी है। अंबर ने मारिया का हाथ थाम लिया। दोनों बाग से निकलकर समंदर की तरफ भागे। बचे कुछ लोग बेसरो सामानी के आलम में सर पैर से नंगे समंदर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि शहर में हर तरफ आग ही आग थी। तमाम सड़कों पर मकानों का मलबा गिरा हुआ था। हजारों लोग उसके नीचे दबकर हलाक हो चुके थे। अंबर ने मारिया का हाथ न छोड़ा। दोनों किसी न किसी तरह गिरते पड़ते समंदर के किनारे आ गए। यहाँ एक अलग तबाही मची हुई थी। कई जहाज समंदर में गर्क हो चुके थे। कई जहाजों को आग लगी हुई थी। कुछ कश्तियों और जहाजों को बड़ी बड़ी समुद्री लहरों ने उठाकर खुश्की पर फेंक दिया था, जो टूट फूट गए थे। शहर की आग समंदर की तरफ बढ़ रही थी। लोग लकड़ी के तख्तों और बाकी बची हुई कश्तियों में सवार होकर समंदर की तरफ भाग रहे थे। एक छोटी सी कश्ती अंबर और मारिया को भी मिल गई। दोनों उसमें सवार हो गए। भूचाल रुक गया था, मगर किसी वक्त हल्के हल्के झटके महसूस होते थे। शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यही वो तारीखी जलजला था जिसने आज से 150-200 बरस पहले लिस्बन शहर को मुकम्मल तौर पर जमीन के साथ मिला दिया था। फिर रात का अंधेरा छा गया। समंदरी मौजें कश्ती को लेकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। अंबर ने मारिया से कहा, तुम कश्ती में हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हम नाग का हाल मालूम करते हैं। वीनस शहर के पुरस्कार महल में भटकने वाली ओफेलिया की रूह का बदला लेने के बाद नाग एक बहरी जहाज में सवार होकर अंबर और मारिया की तलाश में स्पेन की तरफ जा रहा था, जबकि मारिया और अंबर एक अकेली कश्ती में बैठे पुर्तगाल की बंदरगाह से निकलकर ठाठे मारते समंदर में नामालूम मंजिल की तरफ चले जा रहे थे। नाग के जहाज को समंदर में सफर करते 10 दिन हो गए तो वो समंदर में एक जजीरे के साहिल से आने लगा। यहाँ जहाज पानी और खुराक के लिए रुका था। उस जजीरे में नाग को लिस्बन शहर के जलजले की खबर मिली कि भूचाल ने सारा शहर तबाह बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग जलजले वाले शहर से बचकर कश्तियों में सवार उस जजीरे पर पहुंचे थे। उन्होंने भूचाल की तबाही की बड़ी खौफनाक बातें बयान की। लोग दहशत ज़दा हो गए। नाग ये सब कुछ खामोश एक जगह बैठा सुनता रहा। उसे यकीन था कि मारिया और अंबर उस शहर में नहीं होंगे। दिन की रोशनी जजीरे में फैली हुई थी। जहाज पर सामान लादा जा रहा था। नाग एक दुकान के आगे खड़ा काले हबशियों को सामान के गट्ठल उठाए जहाज पर ले जाते देख रहा था। उसने महसूस किया कि एक आदमी उसकी तरफ घूर रहा है।
उस आदमी की लंबी दाढ़ी थी और सर पर पुराना सा हैट पहन रखा था। जिस्म पर लंबा चोगा था। वो बंदरगाह पर एक लकड़ी के सतून के साथ लगा नाग की तरफ टिकटिकी बांधे तक रहा था। नाग को ये बात बड़ी नागवार लगी। फिर उसने सोचा कि देखता है तो देखने दो, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नाग वहां से निकलकर जजीरे के एक पार्क में आ गया। धूप खुली थी, फूल बहार दे रहे थे। नाग एक खाली बेंच पर बैठ गया। इतने में क्या देखता है कि वही दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ आया और बेंच पर बैठते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम पर खुदा की रहमत हो बेटा, मुझे तुम मिस्र के रहने वाले लगते हो। मेरे दादा भी मिस्र के रहने वाले थे। मुझे मिस्र से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। तुमने बुरा तो नहीं माना? नाग के दिल में उस आदमी के बारे में जो वसवसा पैदा हुआ था वो दूर हो गया। उसने हंसकर दाढ़ी वाले के सलाम का जवाब दिया और कहा कि हाँ, वो मिस्र का रहने वाला है और स्पेन अपने एक दोस्त के पास जा रहा है। दाढ़ी वाले ने नाग से हाथ मिलाया और कहा, बेटा मेरा नाम तोशंको है और मैं इस जजीरे में तिजारत करता हूँ और अब इरादा है कि इसी जहाज में बैठकर मुल्क स्पेन जाऊँ। क्या तुम दोपहर का खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? जहाज तो आज रात रवाना होगा। नाग कुछ हिचकिचाया तो तोशंको ने झट कहा, बेटा मुझे इससे बड़ी खुशी होगी। मेरी कोई औलाद नहीं है, एक बेटा था जो मर गया, उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है। अब नाग इनकार न कर सका। उसने ये भी महसूस न किया कि तोशंको नाग की तरफ बार बार बड़ी गहरी नजरों से देख लेता था। वो ऐसा क्यों करता था, यह आपको आगे चलकर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। असल बात यह थी कि यह शख्स जिसने अपना नाम तोशंको बताया था और जो नाग को अपने यहाँ खाने की दावत दे रहा था, एक बड़ा पुरस्कार सपेरा था और मुल्क लक्षद्वीप का रहने वाला था, जो हिंदुस्तान के काले समंदर में है। उस सपेरे तोशंको ने बड़े चिल्ले काटे थे। सारी सारी रात दरिया में खड़ा रहकर मंत्र पढ़ता था, कब्र में लेटकर वजीफे करता था। उसे एक ऐसे सांप की तलाश थी जो इंसान, जानवर और परिंदे का रूप बदल सकता हो। उस सपेरे ने अपने इल्म के जोर से मालूम कर लिया था कि नाग असल में एक सांप है जो इंसान का रूप बदलकर चल फिर रहा है। यह सपेरा नाग को पकड़कर एक ऐसा अमल करना चाहता था कि जिसकी मदद से उसको भी इतनी ताकत मिल जाए कि वो भी परिंदा, जानवर और सांप बनकर दुनिया की सैर करता फिरे और उसे कभी मौत ना आ सके। उसने नाग को देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिल की मुराद बराई थी। उसने देख लिया था कि नाग आंख नहीं झपक रहा और यह शख्स सांप है। जब नाग ने उसकी दावत कबूल कर ली तो बड़ा खुश हुआ। अब कामयाबी ज्यादा दूर नहीं थी। उसने चकनी चपड़ी बातें करके नाग को अपने साथ कर लिया। उसे लेकर जजीरे के एक जंगल में बने हुए अपने पुरस्कार मकान में ले गया। यहाँ बरामदे में तख्त बिछा था। तोशंको ने नाग को वहां बिठाया और फिर थोड़ी देर में मीठे फल और हिरन का भुना हुआ गोश्त लाकर सामने रख दिया। बेटे खूब खाओ, मुझे खुशी होगी। नाग भोला वाला था, उसकी बातों में आ गया। बोला, चाचा जान आप भी खाए ना। तोशंको कहने लगा, पहले तुम खा लो बेटा, मैं तुम्हारे बाद खाऊंगा, इसी में मेरे दिल की खुशी है। नाग को इतनी भूख नहीं थी। फिर उसने बूढ़े तोशंको का दिल रखने के लिए थोड़े से फल खाए। तोशंको ने कहा, बेटा हिरन का गोश्त भी चखो, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए भुना है। नाग ने गोश्त चखा, बड़ा मजेदार था। वो काफी खा गया। तोशंको उसे बड़ी गहरी नजरों से देखता रहा। जब नाग ने गोश्त खा लिया तो तोशंको पानी लाने का बहाना करके बाहर चला गया। नाग ने सोचा कि जरा उठकर जंगल की सैर की जाए, क्योंकि वहां बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए थे। जो ही वो उठा उसका सर चकराया और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। फौरन समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। दिल में परिंदा बनकर उड़ने का ख्याल ला ही रहा था कि बेहोश हो गया। उसे कोई होश न रहा। मकार सपेरा तोशंको एक तरफ छुप कर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। जो ही नाग बेहोश होकर गिरा, वो कहका लगाकर बाहर निकल आया। उसने नाग के हाथ पांव मजबूत रस्सी के साथ खूब कसकर बांधे, फिर उसे घसीटकर पिछले कमरे में ले गया। यहाँ उसने पहले ही से संदूक तैयार कर रखा था। उस संदूक में नाग को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। एक हफ्ते बाद सपेरा तोशंको संदूक को साथ लेकर हिंदुस्तान की तरफ जाने वाले एक समुद्री जहाज पर सवार हो गया। 10 दिन के समुद्री सफर के बाद जहाज हिंदुस्तान के करीब के जजीरे लक्षद्वीप में जाकर रुका। सपेरा तोशंको नाग के संदूक को एक मजदूर के सर पर रखवाकर जहाज से उतर आया। उस जजीरे के जंगल में उसने एक पुराने किले के खंडर में अपना घर बना रखा था। उस खंडर में एक कोठली थी जिसमें सपेरा तोशंको रहता था। उसने नाग के संदूक को कोने में लाकर रख दिया। संदूक खोलकर देखा, नाग उसी तरह बेहोश पड़ा था। उसने नाग का मुंह खोलकर उसके हलक में एक बेहोश करने वाली दवाई के चंद कतरे टपका दिए। अब वो 2 दिन और बेहोश रह सकता था। जब रात का अंधेरा फैल गया और जंगल में सन्नाटा छा गया तो सपेरे ने अपना अमल शुरू कर दिया। उसने नाग का संदूक खोल दिया, उसके सराहने दिया जलाकर आलती पालती मारे बैठ गया और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। ये मंत्र इतने सख्त थे कि 3 बार दिया बुझ गया। सपेरे तोशंको ने 3 बार दिया दोबारा जलाया। वो सारी रात मंत्र पढ़ता रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया। दिन को उसने कुछ न खाया, सिर्फ पानी के चंद घूंट पिए और एक पुरानी कब्र के अंदर जाकर लेट गया और मंत्र पढ़ने लगा। सारा दिन वो कब्र में लेटा मंत्र पढ़ता रहा। रात हुई तो फिर दिया जलाकर नाग के संदूक के आगे बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। आधी रात को दिए की लौ कांपी और सपेरे की शक्ल बदलनी शुरू हो गई। वजीफा पूरा हो गया था।
देखते ही देखते सपेरा तो शंको सारे का सारा नीला हो गया, फिर वो सुर्ख रंग का हो गया, उसके बाद सफ़ेद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल में आ गया। वो मुस्कुराता हुआ उठा। उसने संदूक के अंदर नाग पर मंत्र पढ़कर जोर से फूंक मारी और कहकर लगाकर कहा, ऐ नाग, अब तू सारी जिंदगी इसी संदूक के अंदर बेहोश पड़ा रहेगा और मैं नाग बनकर दुनिया में ऐश करूंगा। सपेरे तो शंको ने कोठली के बाहर आकर ताला लगाया और मकान के सहन में आकर आसमान को देखा। सुबह हो रही थी, सूरज निकल रहा था। तो शंको ने गहरा सांस लिया और जब सांस जोर से छोड़ा तो वो कबूतर बन चुका था। तो शंको कबूतर बनकर फड़फड़ा कर उड़ गया। जजीरे में एक राजा हुकूमत करता था, उसका नाम राजा विक्रम था। तो शंको उड़ता हुआ सीधा राजा के महल में आ गया। राजा उस वक्त मंदिर में से पूजा पाठ करके निकल रहा था। तो शंको कबूतर की शक्ल में उसके कंधे पर जाकर बैठ गया। राजा कबूतर को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसका वजीर और दरबारी साथ थे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये कबूतर अच्छा शगुन है, हम इसे अपने साथ महल में ले जाएंगे। राजा विक्रम कबूतर को लेकर महल में आ गया। जब वो अकेला रह गया तो कबूतर ने अपनी सुर्ख आंखों से राजा को गौर से देखा, फिर एकदम से सांप बनकर पिंजरे से बाहर आ गया। राजा खौफ के मारे पीछे हट गया। सांप ने इंसान की आवाज में कहा, ऐ राजा, डरो नहीं, मैं देवता हूँ और तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ कि तुम्हारे यहाँ चांद सा लड़का पैदा होगा। राजा बड़ा खुश हुआ, हाथ जोड़कर बोला, ऐ नाग देवता, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। सांप ने कहा, दूध का प्याला मंगवाओ। राजा ने उसी वक्त सोने के प्याले में दूध मंगवाया। सांप ने थोड़ा सा दूध खुद पिया और दूध में एक खास किस्म का जहर छोड़ दिया। फिर बोला, ऐ राजा, इस दूध को तुम पी जाओ। राजा पहले तो घबराया, मगर देवता की हैबत के ख्याल से दूध पी गया। दूध के पीते ही उस पर बेहोशी तारी हो गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तो शंको उसी वक्त अपनी असल शक्ल में आ गया। उसने मंत्र पढ़कर राजे पर फूंक मारी। राजा एक नन्ही सी चिड़िया बन गया। तो शंको सपेरे ने चिड़िया को उठाकर अपने सर पर बिठा लिया और आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा कि उसकी शक्ल एकदम से राजा विक्रम की शक्ल बन गई। और अब वो सपेरा तो शंको नहीं बल्कि राजा विक्रम बन चुका था। उसमें और असली राजा विक्रम की शक्ल में कोई फर्क नहीं रहा था। उसने सबसे पहला काम यह किया कि नन्ही बेहोश चिड़िया को एक सुराखदार डिब्बे में बंद करके महल की दीवार के एक सुराख में छुपा कर रख दिया और खुद राजा की शक्ल में बड़ी शान से चलता हुआ महारानी के कमरे में आ गया। महारानी को जरा सा भी शक न हुआ कि ये असल राजा नहीं है बल्कि मकार सपेरा तो शंको है। उसने राजा की तरफ देखकर कहा, महाराजा, आज आप दरिया पर स्नान करने नहीं जाएंगे। मकार तो शंको को मालूम हुआ कि राजा दिन के वक्त महारानी के पास आने से पहले दरिया पर स्नान करने जाता था। तो शंको ने झूठ बोला, महारानी, हम स्नान कर आए हैं। महारानी को राजा की आवाज में कुछ फर्क सा महसूस हुआ। कहने लगी, महाराजा, आपकी आवाज क्यों बदली हुई है? क्या गला खराब है? मकार तो शंको जरा घबराया, फिर संभल गया और गले पर हाथ फेर कर बोला, हाँ, आज हमारा गला कुछ खराब है महारानी। राजा विक्रम का एक ही बेटा था जो तख्त का वारिस बनने वाला था। मकार तो शंको ने राजा बनने के बाद राजा विक्रम के बेटे को अपने मंत्रों की ताकत से मकड़ी बनाकर महल के तहखाने में फेंक दिया और उसकी जगह अपने बेटे को अफ्रीका से बुलाकर दरबार में ऐलान कर दिया, चूंकि हमारा बेटा गुम हो गया है इसलिए हम इस लड़के को तख्त का वारिस करार देते हैं। महारानी ने राजा से पूछा कि ये लड़का कौन है और इसे क्यों तख्त का वारिस बना रहे हैं आप? इस पर मकार तो शंको ने महारानी को डांटते हुए कहा, महारानी, तुम कौन होती हो हमारे मामले में दखल देने वाली? हम चाहे किसी गरीब के बच्चे को उठाकर राजकुमार बना दे। खबरदार, अगर आइंदा हमारे किसी हुक्म पर एतराज किया तो हम तुम्हें भी गधी बनाकर जंगल में छोड़ाएंगे। महारानी तो हैरान होकर रह गई। इससे पहले उसके राजा ने कभी इस किस्म की सख्त बात नहीं की थी, बल्कि राजा विक्रम तो उसके साथ बड़े इखलाक से पेश आता था। वो शक में पड़ गई कि राजा विक्रम पर जरूर किसी ने जादू टूना कर दिया है। उसने एक रोज अपने खास ज्योतिषी को बुलाकर उससे महाराजा का जायजा बनाने के लिए कहा। ज्योतिषी ने जायजा बनाकर हैरत से कहा, महारानी, ये असल राजा नहीं है। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ज्योतिषी ने हाथ बांधकर कहा, मैं सच कह रहा हूं महारानी, ये असल राजा विक्रम नहीं है बल्कि उसकी जगह जादू से इसकी शक्ल इख्तियार करके तख्त पर आन बैठा है। ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है। महारानी ने ज्योतिषी से पूछा, असली महाराजा कहाँ है? क्या वो जिंदा है? ज्योतिषी जायचे को गौर से देखने के बाद बोला, हाँ महारानी साहिबा, असली राजा विक्रम जिंदा है और इसी महल में किसी जगह कैद है, मगर जायचा ये नहीं बता सकता कि वो किस जगह पर कैद है। महारानी ने पूछा, अब ये बताएं कि हमारा बेटा कहाँ पर है? ज्योतिषी ने जायचा देकर कहा, महारानी, मेरा जायचा बता रहा है कि राजकुमार भी जिंदा है और इसी महल में किसी जगह कैद है। महारानी ने ज्योतिषी से कहा कि वो जायचे पर और ज्यादा मेहनत करके बताए कि राजा विक्रम और राजकुमार महल में किस जगह पर हैं। ज्योतिषी ने नए सिरे से हिसाब बनाया और फिर गौर करने के बाद कहा, महारानी, उस जादूगर ने महाराजा विक्रम और आपके राजकुमार को कोई जानवर बनाकर महल में किसी जगह कैद कर रखा है जिसका खोज लगाना बहुत मुश्किल है। महारानी सर पकड़कर बैठ गई। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि यह महाराजा विक्रम नहीं, कोई धोखेबाज है। अब क्या होगा? इस नकली राजा से निजात किस तरह से हासिल करें? क्या कोई ऐसा तरीका है कि महाराजा विक्रम और हमारा बेटा फिर से इंसान बन जाए और यह झूठा राजा भी अपने अंजाम को पहुंचे?
ज्योतिषी ने कहा, महारानी, इस नकली राजा के पास नाग देवता का मंत्र है जिसका तोड़ यहाँ किसी के पास नहीं है। इसका तोड़ तो नाग देवता का कोई बेटा ही कर सकता है। महारानी ने नाउम्मीद होकर ज्योतिषी को वापस भेज दिया। खुफिया तौर पर उसने महल का कोना कोना तलाश कर डाला कि कहीं से असली राजा विक्रम और उसके बेटे का सुराग मिल सके, मगर कोई कामयाबी ना हुई। इसी तरह दिन गुजरते गए। आखिर एक रोज मकार तो शंको ने, जो राजा विक्रम बनकर हुकूमत कर रहा था, अपने अफ्रीका वाले बेटे को तख्त पर ताज पहनाकर अपने साथ बिठा लिया और उसे जजीरे में ऐलान कर दिया कि आज से उसका बेटा राजकुमार ही महाराजा है। किसी ने इतराज ना किया क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू महाराजा विक्रम की थी। कोई उस पर शक कैसे कर सकता था भला। महारानी डर के मारे किसी से जिक्र नहीं करती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर नकली राजा को खबर हो गई कि मैं उसके खिलाफ बातें कर रही हूं तो वो ना सिर्फ ये कि उसे गद्दी बना देगा बल्कि उसके खाविंद असली राजा विक्रम और उसके बेटे को भी हलाक कर देगा। उधर ऐसा हुआ कि नाग का संदूक जजीरे के जंगल में जिस मकान की कोठली में बंद था उसके पास ही एक नदी बहती थी। एक रोज बड़ी बारिश हुई और नदी में सैलाब आ गया। पानी कोठली में दाखिल हो गया और संदूक के सुराखों में से बेहोश नाग के पास भी आ गया। उस पानी में इत्तेफाक से एक बहुत ही जहरीला सांप भी बहते बहते सैलाब के साथ कोठली में दाखिल हो गया। ये जजीरे का सबसे जहरीला सांप था। उसके बारे में मशहूर था कि अगर ये किसी मुर्दे को डस दे तो वो एक बार जरूर तड़प उठता है। चूंकि नाग बेहोशी की हालत में था और मंत्रों की वजह से उसके जिस्म से नाग देवता की खास किस्म की बू नहीं निकल रही थी, इसलिए सांप संदूक के अंदर चला गया और उसने नाग को डस दिया। उस सांप के जहर ने नाग के बेहोश जिस्म में फिर से जिंदगी की लहर दौड़ा दी। उसके जिस्म ने जहर की वजह से एक झुरझुरी ली और नाग ने आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने देखा कि वो एक संदूक में बंद है और एक सुर्ख रंग का जहरीला सांप संदूक के सुराख में से निकलकर बाहर जा रहा है। नाग ने सांप को वहीं दबोच लिया, फिर दूसरे हाथ से जोर लगाकर वो संदूक का ढकना खोलकर बाहर आ गया। कोठली में सैलाब का पानी था। नाग ने सांप को गर्दन से पकड़ रखा था। वो उसे लेकर कोठली से निकल आया और जंगल में एक ऊंची जगह पर पहुंचकर सांप से कहा, जानते हो तुमने किसको डसा है? होश में आते ही नाग के जिस्म से दोबारा नाग देवता की खास खुशबू जारी हो गई थी। उस सुर्ख सांप के जहर ने मकार तो शंको के आधे जादू को खत्म कर दिया था। सुर्ख सांप को अब महसूस हो गया था कि उसने नाग देवता को डसने की गलती की थी। सुर्ख सांप ने लरजती हुई आवाज में माफी मांगी और कहा, नाग देवता, गुलाम की यह जुर्रत हरगिज ना होती। अगर आपके जिस्म से नाग देवता की खुशबू आ रही होती, मैं धोखा खा गया, मुझे माफ कर दिया जाए हुजूर। नाग को एहसास हो चुका था कि उस दाढ़ी वाले तो शंको ने उसकी ताकत छीन ली है और उसे संदूक में बेहोश करके खुद नाग बनकर फरार हो चुका है। नाग ने गहरा सांस लेकर सांप का रूप इख्तियार करना चाहा, मगर वो ऐसा न कर सका। उसकी ताकत उसे छीन ली गई थी। नाग को बड़ा दुख हुआ। उसने उसका सुर्ख सांप से जिक्र किया और कहा कि क्या इस जजीरे में नागिन देवी की कोई कब्र है? उन सांपों में यह तरीका होता है कि हर इलाके में एक नागिन देवी होती है। जब ये नागिन देवी मर जाती है तो ये सांप जमीन के अंदर उसकी एक जगह कब्र बना देते हैं। जब नागिन देवी की कब्र 200 साल पुरानी हो जाती है, नाग को मालूम था कि अब सिर्फ किसी मुर्दा नागिन की 200 साल पुरानी हड्डी या उसकी रूह ही उसकी ताकत को वापस ला सकती है। सुर्ख सांप ने कहा, हाँ ए नाग देवता, यहाँ से दूर एक पहाड़ी के अंदर हमारी मुकद्दस नागिन देवी की कब्र है। उस कब्र में दफन हुए 3 साल उसे हो गए हैं। नाग ये सुनकर बेहद खुश हुआ। उसने सुर्ख सांप से कहा, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? क्यों नहीं मेरे आका, मगर आप तो अब ना सांप बन सकते हैं ना परिंदा बनकर उड़ सकते हैं। फिर आप इतनी दूर जंगल का रास्ता पैदल किस तरह तय करेंगे? अचानक नाग को हिंदुस्तानी सन्यासी जादूगर के दिए हुए सांप के मोहरे का ख्याल आ गया, जिसको मुंह में रखकर वो गायब हो जाता था और हवा में उड़ने लगता था। उसने जेबों में हाथ डालकर देखा। खुशकिस्मती से मकार तो शंको ने नाग के कपड़ों वगैरह की तलाशी नहीं ली थी। सांप का मोहरा नाग के कपड़ों के अंदरूनी जेब में उसी तरह पड़ा हुआ था। उसने मोहरा निकालकर कहा, मैं इसकी मदद से गायब होकर उड़ सकता हूँ। तुम मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ और नागिन की कब्र तक मेरी रहनुमाई करो। सुर्ख सांप नाग के कंधे पर आकर बैठ गया। नाग ने अल्लाह का नाम लेकर सांप का मोहरा मुंह में रख लिया। मोहरा मुंह में रखते ही वो गायब हो गया। उसने दोनों हाथ हवा में फैलाए और जमीन से बुलंद होकर उड़ना शुरू कर दिया। वो दरख्तों के ऊपर से होकर उड़ रहा था। रास्ते में एक दरिया आ गया। सुर्ख सांप ने कहा, इस दरिया के पार एक पहाड़ आएगा। उस पहाड़ के अंदर एक गार में नागिन देवी की कब्र है। नाग दरिया के ऊपर से उड़ता हुआ गुजर गया। काफी आगे जाकर एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, जिसकी ढलान पर घना जंगल फैला हुआ था। सुर्ख सांप ने कहा कि यही वो पहाड़ है जिसके गार में हमें जाना है। एक खास जगह पर नाग जमीन पर उतराया। उसने मोहरा मुंह में से निकालकर जेब में रख लिया। वो फिर से जाहिर हो गया। सुर्ख सांप नाग को गार के दरवाजे तक ले जाकर बोला, मेरे आका, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर 2 कदम आगे बढ़ा तो नागिन देवी के जलाल से जल जाऊंगा। इससे आगे आप ही जा सकते हैं क्योंकि आप नाग देवता हैं। नाग ने सुर्ख सांप का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत कर दिया। नाग गार के अंदर दाखिल हो गया। गार बड़ा गहरा और तंगो तारीक था। नाग आगे बढ़ता चला गया।
एक जगह गार खुला हो गया था। यहाँ उसने एक पत्थरों की छोटी सी ढेरी देखी जिसके ऊपर एक खूबसूरत इंसानी शक्ल वाली नागिन बैठी थी। उसके 3 सर थे और तीनों सरों के ऊपर सांप के फन ऐसे ताज रखे थे। नाग ने बड़े अदब से नागिन को झुककर सलाम किया। नागिन मुस्कुराई और बोली, नाग, मैं जानती हूँ तुम क्यों मेरे पास आए हो। नाग ने कहा, ए अजीम नागिन देवी, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने एक मकार धोखेबाज की बातों पर एतबार कर लिया और उसने अपने जादू के जोर से मुझसे मेरी ताकत छीन ली। अब कोई ऐसा तरीका बताओ कि मेरी ताकत वापस आ जाए। नागिन देवी ने कहा, उस मकार ने अजीम नाग देवता का मंत्र पढ़ा था, मगर वो झूठा आदमी है, इसलिए अजीम नाग उससे नाखुश हो चुका है और उसने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं उस झूठे नाग को उसकी मकारी का मजा चखाऊं, क्योंकि हमारे मंत्र इंसानियत की भलाई के लिए होते हैं। हम में से अगर कोई जादू टोने से इंसानों को तकलीफ देनी शुरू कर दे तो तुम जानते हो कि हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नाग ने पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। नागिन देवी ने अपने पिंजर की एक नुकीली हड्डी निकालकर नाग को दिए कहा, इसे ले जाकर उस झूठे राजा की गर्दन में चुभो दो। उसका सारा जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। नाग ने हड्डी का कांटा लेकर रख लिया। नागिन देवी का शुक्रिया अदा किया और गार से बाहर निकल आया। उसने सांप का मोहरा मुंह में रखा और गायब होकर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते नाग ने देखा कि दूर एक पहाड़ी के दामन में वादी है जिसमें महाराजा के शानदार महल के गुंबद धूप में चमक रहे हैं। नाग महल की तरफ उड़ने लगा। महल के ऊपर आकर नाग ने सारे महल का एक चक्कर लगाया और फिर नीचे महल की छत पर उतर आया। छत पर एक बारादरी बनी हुई थी जिसके अंदर से सीढ़ियां नीचे महल को जाती थी। नाग सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे सीढ़ी के दरवाजे पर एक सिपाही तलवार लिए पहरा दे रहा था। नाग उसके करीब से होकर गुजर गया। नाग बरामदे में आ गया। वो मकार 2 शंकों की तलाश में था। एक कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर से किसी आदमी और औरत के बोलने की आवाज आ रही थी। नाग चुपके से पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में जजीरे की महारानी सर पर सोने का हीरे मोतियों वाला ताज रखे अपने खास ज्योतिषी से अपने बेटे और खावन के बारे में पूछ रही थी। उसने अचानक ज्योतिषी की तरफ देखकर कहा, मैंने अभी अभी पर्दा उठते और गिरते देखा है, ऐसा लगता है किसी की गैबी रूह अंदर आई है। ज्योतिषी ने मुस्कुराकर कहा, आपका वहम होगा महारानी जी, भला किसी गैबी रूह को क्या पड़ी है कि यहाँ आए। महारानी ने कहा, नहीं, यहाँ जरूर कोई है, आप जायचा बनाकर देखें। नाग समझ गया कि यही महारानी है जिसके राजा को जिला वतन करके मकार तो शंको खुद तख्त पर राजे की शक्ल बनाकर बैठ गया है। उसने अपना आप अभी जाहिर करना मुनासिब न समझा। वो महारानी और ज्योतिषी की बातें सुनना चाहता था। वैसे भी वो ये देखना चाहता था कि ज्योतिषी का जायचा उसे पकड़ सकता है कि नहीं। ज्योतिषी ने स्लेट पर जायचा बनाया, कुछ लकीरें डाली और फिर परेशान होकर इधर उधर देखते हुए बोला, महारानी जी, आपका शक दुरुस्त निकला है, इस कमरे में कोई गैबी इंसान मौजूद है। महारानी सहम सी गई। क्या वो गैबी रूह नहीं है? ज्योतिषी ने जायचे पर एक नजर डालकर कहा, नहीं महारानी जी, ये कोई रूह नहीं है, ये कोई इंसान भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। जायचा यही बताता है कि ये कोई शय इंसानी शक्ल में है और गायब होकर इस कमरे में मौजूद है। महारानी ने डरते डरते पूछा, क्या आप उस गैबी इंसान से बात कर सकते हैं? इस पर नाग ने आहिस्ता से कहा, महारानी जी, मैं खुद आपसे बात करना चाहता हूँ। महारानी डर कर सिमट गई। तुम कौन हो? ज्योतिषी भी डर कर कांपने लगा। नाग ने सांप का मोहरा मुंह से निकाल लिया। अब उनके सामने एक सांवले रंग का खुश शक्ल स्याह गुंगरियाले बालों वाला 18-19 साल का नौजवान खड़ा था। महारानी, मुझसे डरे नहीं, मैं कौन हूँ ये आपको बाद में बताऊंगा, इतना जरूर कहूंगा कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। महारानी को कुछ हौसला हुआ। उसने आह भरकर कहा, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? हम सख्त मुसीबत में फंस गए हैं। नाग ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी मुसीबत को जानता हूँ। फिर उसने ज्योतिषी की तरफ मुंह करके कहा, ज्योतिषी महाराज, आपका हिसाब यही कहता है ना कि एक नकली जादूगर ने महाराजा विक्रम की शक्ल बनाकर राजगद्दी पर कब्जा कर लिया है और असली राजकुमार को गायब करके अपने बेटे को राजकुमार बना दिया है। ज्योतिषी हाथ बांधकर बोला, महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। महारानी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, महाराज, हमारी मदद करें। मेरे खामिद राजा विक्रम को उस मकार जादूगर ने मेरे बेटे राजकुमार के साथ ही इस महल में किसी जगह गायब कर दिया है। भगवान के लिए उस मकार धोखेबाज को महल से निकाल दें और असली राजा और मेरा बेटा हमें वापस दिला दें। नाग ने महारानी और ज्योतिषी को दीवान पर बैठने के लिए कहा, फिर खुद उठकर देखा कि कहीं किसी पर्दे के पीछे कोई छुपकर उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। जब उसने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि वहां कोई गैर शख्स मौजूद नहीं है तो महारानी और ज्योतिषी के सामने कालीन पर बैठ गया और बोला, क्या आपने महल की तलाशी ले ली है? ज्योतिषी बोला, महाराज, हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर महाराजा विक्रम और राजकुमार का कहीं सुराग नहीं मिला। असल में मेरे हिसाब के मुताबिक राजा और राजकुमार को इस मकार और झूठे राजा ने कोई जानवर बनाकर किसी जगह कैद कर रखा है। मैं ये नहीं मालूम कर सकता कि वो कौन से जानवर बने हैं। नाग ने कहा, मैं इसका अभी पता लगा लेता हूँ। ज्योतिषी ने पूछा, महाराज, आप कैसे पता लगा सकेंगे जबकि मेरा सितारों का हिसाब यहाँ नाकाम हो गया है? नाग मुस्कुराया, आपके सामने मैं एक सांप को बुलाऊंगा,
आप डरेंगे तो नहीं? महारानी ने हाथ बांधकर कहा, नहीं महाराज, अगर वो नाग हमें कुछ नहीं कहेगा तो हम उससे नहीं डरेंगे। ज्योतिषी बोला, मगर एक सांप कैसे बताएगा? नाग ने कहा, यह आपको भी मालूम हो जाएगा महाराज। फिर उसने महारानी से कहा कि वो किसी ऐसे कमरे में नहीं जा सकते कि जहां बिल्कुल खामोशी हो और किसी के अंदर आने का खतरा ना हो। महारानी नाग को लेकर अपने खास कमरे में आ गई। यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। महारानी और ज्योतिषी मखमल की गद्देदार कुर्सियों पर बैठ गए। नाग भी एक कुर्सी पर बैठ गया। दरमियान में चांदी का एक मेज रखा था। नाग ने आंखें बंद कर ली। खुशबू की ताकत मिलने के बाद वो पहली बार उसे आजमा रहा था। दिल में उसने खुदा से दुआ की कि या अल्लाह मेरी इज्जत रखना और मेरी ताकत मुझे वापस कर देना। फिर उसने आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग की बड़ी तेज मकनातीसी शुआओं में महल के नीचे खजाने पर बैठे हुए सांप को आवाज दी। महल के नीचे कलगीदार सांप खजाने की हिफाजत कर रहा था कि अचानक उसे नाग देवता की आवाज का सिग्नल मिला। वो एकदम से चौकन्ना हो गया। उसने बड़े अदब से वापसी सिग्नल भेजा, अजीम नाग, मैं हाजिर हूँ। ऊपर से नाग का सिग्नल आया, फौरन मेरे सामने हाजिर हो जाओ। नाग बड़ा खुश हुआ कि अब वो मकार तो शंको को उसकी बददियानती की सजा दे सकता था। उसने आंखें बंद रखी और खजाने के सांप को तीसरा सिग्नल रवाना किया। क्या तुम सुन रहे हो खजाने के सांप? खजाने का सांप तेजी से जमीन के अंदर ही अंदर सफर करता महल के ऊपर आ रहा था। उसने वहीं से जवाब दिया, अजीम नाग, मैं हाजिर हो रहा हूँ। महारानी और ज्योतिषी बड़े इश्तियाक और हैरत से कभी नाग की तरफ कभी चांदी की खाली मेज की तरफ देखते जहां सांप आने वाला था। कमरे में सांप की आवाज सुनाई दी। खौफ से उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। इतने में एक बहुत बड़ा सांप फन उठाए लहराता झूमता झामता पर्दे के पीछे से निकलकर नाग के सामने आ गया और चांदी की मेज पर कुंडली मारकर बैठ गया। उसने सर को 3 बार झुकाकर नाग को अदब से सलाम किया। वो बार बार अपनी जुबान बाहर निकाल रहा था। नाग ने आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, तुम इस महल के नीचे रहते हो? तुम्हें सारे तहखानों का इल्म है? क्या तुम बता सकते हो कि इस महल में असली राजा विक्रम और उसका बेटा राजकुमार किस जगह पर है? सांप ने कहा, अजीम नाग, इस वक्त राजगद्दी पर जो मकार सपेरा तो शंको बैठा है, उसने असली राजा विक्रम को चिड़िया बनाकर एक डिब्बे में बंद करके अपनी ख्वाबगाह की दीवार में छुपा रखा है और राजकुमार महल के सबसे निचले तहखाने में एक मकड़ी की शक्ल में दीवार से चिमटा हुआ है। जब नाग को राजा और राजकुमार के ठिकानों का पता लग गया तो उसने खजाने के सांप का शुक्रिया अदा किया और उसे रुखसत कर दिया। सांप के जाने के बाद महारानी ने पूछा कि सांप ने महाराजा और राजकुमार के बारे में क्या बताया है। नाग ने कहा, सबसे पहले मुझे इस महल के सबसे निचले तहखाने में ले चलें क्योंकि राजकुमार उसी जगह कैद है। महारानी और ज्योतिषी ने नाग को साथ लिया और एक खुफिया रास्ते से होते हुए महल के सबसे पुराने और नीचे के तहखाने में आ गए। यहाँ अंधेरा था। ज्योतिषी ने मोमबत्ती जलाई तो उसकी रोशनी में नाग ने देखा कि एक मकड़ी दीवार के जाले में फंसी हुई सांस ले रही है। नाग ने महारानी से कहा, महारानी जी, ये है आपका राजकुमार बेटा। महारानी की चीख निकल गई, भगवान के लिए मेरी मदद करो, इसे फिर से इंसान बना दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी। नाग ने मकड़ी को पकड़कर जालों में से बाहर निकाला और फर्श पर रख दिया। मकड़ी अपनी छोटी छोटी आंखों से महारानी को बेबसी से तक रही थी, जैसे उसने भी अपनी मां को पहचान लिया था। नाग ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और फिर एक मंत्र पढ़कर लकड़ी पर फूंक मारी। नाग ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और फिर एक मंत्र पढ़कर मकड़ी पर फूंक मारी। मकड़ी एकदम से राजकुमार बन गई। महारानी ने उसे गले से लगा लिया और उसकी बलाएं लेने लगी। ज्योतिषी ने नाग के आगे माथा टेक दिया। नाग ने कहा, अभी महाराजा विक्रम को वापस लाना बाकी है, मेरे साथ ऊपर चलें, क्योंकि अब मुझे नकली राजा के खास सोने के कमरे में जाना होगा, लेकिन वहां जाना मुश्किल होगा। हमें एहतियात से काम लेना होगा। अगर नकली राजा को जरा सा भी शक पड़ गया तो वो असली राजा को हलाक कर देगा। महारानी ने कहा, मैं तुम्हें उस तक ले जाऊंगी। महारानी, ज्योतिषी, राजकुमार और नाग ऊपर महल में महारानी के कमरे में आ गए। नाग ने ज्योतिषी और राजकुमार को तो उसी जगह रहने दिया और खुद महारानी के साथ नकली राजा की ख्वाबगाह यानी सोने के कमरे की तरफ चल दिया। सामने जहां दीवाने खास शुरू होता था, कनीजे और पहरेदार चल फिर रहे थे। महारानी ने कहा, ये लोग तुम्हें मेरे साथ देकर शक कर सकते हैं और हो सकता है नकली राजा का कोई जासूस उसे जाकर इतला कर दे, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम गायब होकर मेरे साथ चलो। नाग ने उसी वक्त सांप का मोहरा निकालकर अपने मुंह में रख लिया और गायब हो गया। महारानी उसे लेकर नकली राजा के खास सोने वाले कमरे में आ गई। उसका ख्याल था कि नकली राजा दिन के वक्त वहां नहीं होगा, मगर जो ही वो नाग के साथ कमरे में दाखिल हुई, नकली राजा यानी तो शंको वहां मौजूद था। नकली राजा ने एकदम से नाक से कोड़ी और इधर उधर देखने लगा, फिर जल्दी से परेशानी के आलम में घबराकर उठ खड़ा हुआ। महारानी परेशान सी होगी कि कहीं उसने नाग को देख तो नहीं लिया। उसने अपना शक दूर करने के लिए पूछा, क्या बात है महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नकली राजा कमरे में चारों तरफ गौर से देख रहा था। बोला, यहाँ कोई शख्स मौजूद है? महारानी के पैरों तले की जमीन निकल गई। इस कमबख्त ने कहीं नाग को देख तो नहीं लिया। वो झट बोली, महाराज, यहाँ सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं है। नकली राजा कमरे की एक एक चीज को उठाकर नीचे देख रहा था। तुम नहीं जान सकती महारानी, मुझे मालूम है।
मेरा इल्म मुझे बता रहा है कि यहाँ कोई तीसरा शख्स मौजूद है जो जो असल में एक सांप है। मुझे उसकी बू आ रही है, लेकिन वो यहाँ किस तरह आ सकता है? वो तो यहाँ से दूर जंगल में संदूक के अंदर बंद है। महारानी ने यूं ही अनजान बनकर कहा, महाराज आप किसकी बातें कर रहे हैं? खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नकली राजा ने झिंझिलाकर कहा, बकवास बंद करो, बताओ यहाँ और कौन है? नकली राजा ने महारानी को बालों से पकड़कर पलंग पर गिरा लिया। वो समझ गया था कि ये सारी शरारत महारानी की हो सकती है। वो जरूर उस गैबी नाग को साथ लेकर आई है। उधर नाग ने भी जब अपनी जेब से नाग देवी की कैंचली की नकीली कांटेदार हड्डी निकाल ली थी, लेकिन नकली राजा को फिर से उसकी असली शक्ल में लाने से पहले नाग उससे कुछ बातें करना चाहता था। उसके पास ताकत तो वापस आ ही गई थी। उसने कहा, तो शंको मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? मैं नाग हूँ जिसको तुमने अपनी झोंपड़ी के संदूक में बंद कर दिया था। महारानी को छोड़ दो। नकली राजा खौफ के मारे उछलकर दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ से आ गए? कैसे आ गए? तुम नजर क्यों नहीं आते? नाग ने कहा, नकल नकल और असल असल होता है। काट की हंडिया बस एक बार ही चढ़ सकती है। तुम्हारी झूठी बादशाहत के दिन खत्म हो गए हैं। मैं तुम्हें हलाक भी कर सकता हूँ, मगर ऐसा नहीं मैं करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल वापस दे रहा हूँ। और उसके साथ ही नाग ने नागिन देवी की हड्डी का कांटा जोर से नकली राजा की गर्दन में चुभो दिया। कांटे के चुभते ही नकली राजा का जिस्म एकदम नीला पड़ गया। उसके बाद सफ़ेद हुआ और फिर वो अपनी असली शक्ल में वही पुराना दाढ़ी वाला सपेरा तो शंको बनकर सामने आ गया। उसके साथ ही नाग भी अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया। उसके साथ ही नाग ने उसकी तरफ मंत्र पढ़कर फूंक मारी और मकार तो शंको एक काला छोटा सा मकड़ा बन गया। नाग ने उसे उठाकर महल की खिड़की से बाहर बाग में फेंक दिया। अब ये बाकी जिंदगी मकड़ा बनकर बसर करेगा। महारानी ने कहा, नाग महाराज मेरे महाराज को तलाश कीजिए। अब नाग ने जहां शाही पलंग बिछा था उसके पीछे आकर दीवार को गौर से देखा। एक जगह से सफेद पत्थर का टुकड़ा हिला हुआ था। नाग ने पत्थर को बाहर खींच लिया। उसके अंदर एक चांदी की डिबिया पड़ी थी। नाग ने डिबिया बाहर निकालकर सबके सामने खोली। उसमें नीले रंग की एक छोटी सी चिड़िया बेहोश पड़ी थी। यही है आपका महाराज विक्रम। महारानी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहा, नाग देवता भगवान के लिए इसे इंसानी शक्ल में लाएं। मैं अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती। अभी लाता हूं महारानी जी। नाग ने आंखें बंद करके चिड़िया पर फूंक मारी तो वहां एकदम से असली महाराजा विक्रम सामने आन खड़ा हुआ। वो हैरानी से नाग, ज्योतिषी और अपनी महारानी को तकने लगा। मैं कहाँ हूं? मैं तो सो रहा था। महारानी ने महाराज को हाथ बांधकर प्रणाम किया और अदब से कहा, महाराज आप पर एक मकार जादूगर ने जादू करके आपको चिड़िया बना डाला था। उसने आपकी शक्ल इख्तियार करके तख्त पर कब्जा कर लिया था। भगवान ने इंसान की शक्ल में नाग देवता को हमारे पास भेज दिया, जिसने आपको और राजकुमार को फिर से इंसानी शक्ल दे दी। महाराज ने नाग का शुक्रिया अदा किया। फिर ये सब लोग दरबार में आ गए। महाराज ने अपने राजकुमार को सीने से लगा लिया। अब तो शंकुर सपेरे का अफ्रीका वाला लड़का सामने लाया गया था कि उसके साथ क्या सलूक किया जाए। महाराज ने कहा, मुझे अपना राजकुमार, महारानी और राजगद्दी फिर से मिल गई है। मुझे इस लड़के से कोई शिकायत नहीं, मैं इसे माफ़ करता हूँ। तो शंको के लड़के को माफ़ करके उसी वक्त मुल्क अफ्रीका की तरफ रवाना कर दिया गया। महाराजा ने नाग से कहा, बेटा अब तुम्हारा क्या इरादा है? अगर तू चाहे तो मेरा वज़ीर आज़म बनकर सारी ज़िंदगी हमारे पास बसर कर सकता है और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी। नाग ने कहा, शुक्रिया महाराज, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अभी मुझे अपनी बहन मारिया और भाई अंबर की तलाश में जाना है। खुदा ने चाहा तो फिर कभी न कभी ज़रूर मुलाकात होगी। नाग ने महाराज और महारानी से इजाज़त ली और महल से रवाना हो गया। राजा ने एक ख़ास कश्ती उसके लिए तैयार करवा दी थी ताकि उसमें बैठकर वो समंदर का सफ़र कर सके। नाग सुबह सुबह जजीरा लक्षद्वीप रवाना हो गया। वो 50 मील दूर जजीरा संगद्वीप में पहुंचकर स्पेन जाने वाला जहाज़ पकड़ना चाहता था। सारा दिन उसकी कश्ती समंदर में सफ़र करती रही। रात को तेज़ हवाएं चलने लगीं, जिसकी वजह से नाग की कश्ती रास्ते से भटककर बहरे हिंद के एक संगलाह जजीरे के साहिल के साथ जाकर इतनी ज़ोर से टकराई कि टूट फूट गई। नाग परेशान सा होकर जजीरे में एक जगह बैठ गया और दूर समंदर की तरफ देखने लगा कि शायद कोई जहाज़ नजर आ जाए और वो उसमें सवार हो सके। दूसरी तरफ मारिया और अंबर दोनों लिस्बन शहर की तबाही के बाद एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर समंदर में निकल खड़े हुए थे। उनकी कश्ती भी समंदर में रास्ता भूलकर भटक गई थी। आज उन्हें समंदर में भटकते हुए 15वां दिन जा रहा था। चूंकि उन दोनों को खाने पीने की ज़रूरत नहीं थी और वो पानी और अनाज के बगैर भी जिंदा रह सकते थे, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ ना हुई। मगर दोनों परेशान थे, कब तक यूं ही भटकते रहेंगे। 18वें दिन उन्हें दूर ज़मीन दिखाई दी। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कश्ती को ज़मीन की तरफ ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया। आखिर वो कश्ती को किनारे पर ले आए। यहाँ दूर तक रेत ही रेत फैली हुई थी। काफ़ी आगे जाकर दरख्तों का घना जंगल शुरू हो जाता था। अंबर और मारिया रेत पर चलते हुए जंगल के पास आ गए। यहाँ उन्होंने पत्थर का एक चबूतरा देखा जिस पर एक बनमानस किस्म के जानवर का बुत बना हुआ था। मारिया ने अंबर से पूछा, अंबर ये बनमानस का बुत यहाँ किसने बनाकर लगाया है? अंबर भी बुत को गौर से देख रहा था। बनमानस का सर छोटा, जिस्म बहुत बड़ा और चौड़े जबड़े में से नोकीले दांत बाहर को निकले हुए थे। उस बनमानस में खास बात यह थी कि उसकी एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी और गोल थी।
तुम इस आंख को देख रही हो मारिया? हाँ देख रही हूँ, एक छोटी है और दूसरी बड़ी है। फिर इधर उधर देखकर मारिया ने कहा, हम किस मुल्क की जमीन पर आ गए हैं? मेरा ख्याल है ये कोई जजीरा ही है, मुल्क नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है अंबर? अमर कहने लगा, यह बहरे हिंद के इलाके के जजीरे हैं। इस इलाके में काफ़ी जजीरे आबाद हैं, मगर देखना यह है कि कहीं हम श्रीलंका के जजीरे पर तो नहीं आ पहुंचे। ये एक छोटा सा जजीरे की तरह का मुल्क है जो हिंदुस्तान के नीचे समंदर में अलग थलग आबाद है। मारिया ने कहा, अब ये कहाँ से पता चलेगा कि हम किस जगह पर हैं? बहरहाल अभी तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि यहाँ की आबादी से मिलकर ये मालूम किया जाए कि हमें स्पेन को जाने वाला जहाज़ कहाँ से मिल सकता है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ कोई आबादी होगी तो पूछेंगे, अगर आबादी ही ना हुई तो फिर किससे पूछेंगे? इतने में जंगल की तरफ से किसी जानवर की ऊंची चीख एक बार बुलंद होकर गायब हो गई। मारिया ने अंबर की तरफ देखकर पूछा, ये किसकी चीख हो सकती है? मुझे तो ये चीख किसी इंसान की लगती है। मारिया हंसती फिर कहने लगी, भाई मैं तो समंदर में सफ़र करती करती थक गई हूँ, किसी जगह आराम करना चाहती हूँ। तुम इस जजीरे में घूम फिर कर पता करो कि ये किस किस्म का जजीरा है और यहाँ कोई आबादी है कि नहीं। इतनी देर में मैं ज़रा आराम करती हूँ। अंबर ने कहा, मुझे वो जगह बता दो कि जहाँ तुम आराम करोगी, ताकि मैं वापस आकर तुम्हें वहाँ से जगा लूँ। मारिया ने अंबर का हाथ थाम लिया और उसे साथ लेकर एक जगह दरख्त के पास आ गई। इस दरख्त को देख रहे हो? बस मैं इसी जगह तुम्हें लेटी हुई मिलूंगी, मारिया ने कहा। अंबर ने मारिया को उस दरख्त पर छोड़ा और खुद जंगल में इधर उधर घूम फिर कर ये मालूम करने की कोशिश करने लगा कि वहाँ कोई आबादी भी है कि नहीं। फिरते फिराते वो जंगल में काफ़ी आगे निकल गया, मगर उसे किसी जगह भी कोई इंसान दिखाई न दिया। उसे एक बार फिर वही चीख सुनाई दी जो किसी जानवर की चीख थी। अंबर ने सोचा कि मालूम करना चाहिए चीख किसकी थी। चुनाचे जिधर से चीख की आवाज़ आई थी वो उधर रवाना हो गया। दरख्तों के नीचे से गुजर कर जब वो उस जगह पहुंचा जहां थोड़ी देर पहले उसने मारिया को आराम करने के लिए दरख्त पर सुलाया था, तो उसने उसे आवाज़ देकर पूछा, मारिया तुम जाग रही हो क्या? मारिया ने कोई आवाज़ ना दी। अंबर ने सोचा कि शायद मारिया सो रही है। वो दरख्त के करीब आ गया। उसने दरख्त की शाख को टिटोल कर देखा, मारिया वहाँ नहीं थी। उसने मारिया को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, मगर किसी तरफ से मारिया का कोई जवाब ना आया। अंबर परेशान हो गया, आखिर मारिया कहाँ चली गई? उसने ज़मीन की तरफ देखा तो वहाँ किसी जानवर के बड़े बड़े चौड़े इंसानों जैसे पाँव के निशान थे। अंबर घबरा गया। उसे ख्याल आया कि कहीं मारिया को कोई जानवर तो उठाकर नहीं ले गया। वो पाँव के निशानों पर आगे बढ़ा। उसे मारिया की बेहद फिक्र लग गई। अगर किसी जानवर ने मारिया को उठाया है तो वह जानवर मारिया को देख सकता था, मगर ये कैसे हो सकता है? मारिया तो किसी को नजर नहीं आती। फिर वो जानवर उसे कैसे उठाकर ले गया? कहीं मारिया खुद तो उस जानवर के पीछे पीछे तो नहीं गई? अंबर ने गौर से जमीन को देखा, वहां मारिया के पैरों के निशान नहीं थे। उसका दिल धक से रह गया। जरूर मारिया किसी मुसीबत में फंस गई है। अब हम आपको बताते हैं कि मारिया के साथ क्या हुआ। जब अंबर चला गया तो मारिया बड़े आराम से दरख्त की शाख पर लेट गई। वो बेहद थक गई थी। वो कुछ देर सोना चाहती थी। उसने आंखें बंद कर लीं और नींद की दुनिया में झूलने लगी। अभी वो पूरी तरह सोई न थी कि अचानक उसे वही चीख सुनाई दी जो उसने पहले अंबर के साथ सुनी थी। वो चीख की आवाज़ उसके करीब से आई थी। वो दरख्त पर उठकर बैठ गई। वो चारों तरफ दरख्तों में तकने लगी। उसे कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। उसने ख्याल जाहिर किया कि जानवर किसी दूसरी तरफ निकल गया होगा। उसने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद की तो उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई हाथी झाड़ियों को लताड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वो घबरा कर उठ बैठी। जो ही उसने बाएं जानिब निगाह उठाई, उसके सामने एक बहुत बड़ा हाथी से भी बड़ा किंग कॉन्ग किस्म का बनमानस खड़ा था। उसकी एक आंख बड़ी थी और दूसरी आंख छोटी थी। सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, बाजू बड़े लंबे थे। मारिया का ख्याल था कि बनमानस उसे नहीं देख रहा। वो इत्मीनान से दरख्त पर लेटी रही, लेकिन उसने महसूस किया कि बनमानस की जानिब भी टिकटिकी लगाए घूर रहा है। अब उसे शक हुआ कि सचमुच उस बनमानस ने उसे देख ही न लिया हो। वो परेशान होकर दरख्त से छलांग लगाने ही वाली थी कि अचानक बनमानस ने अपना लंबा बालों भरा हाथ उठाकर मारिया के मुंह पर रख दिया। मारिया को ऐसा लगा जैसे उसकी नाक में किसी ने धुआं भर दिया हो। एक तेज गैस नथनों में घुस रही थी। मारिया ने चीख मारकर अंबर को आवाज़ देनी चाहिए, मगर वो ऐसा न कर सकी। बनमानस ने मारिया की कमर में अपना बाजू डालकर उसे ऊपर उठा लिया और दरख्तों में झुककर चलता एक तरफ को रवाना हो गया। उसके बाद मारिया को कोई होश न रहा। उधर अंबर फिक्रमंद था। मारिया की तलाश में वो बनमानस के पाँव के निशानों पर चलता आगे बढ़ रहा था। जंगल में आगे एक दरिया आ गया। बनमानस के कदमों के निशान दरिया में उतर गए थे। अंबर ने दरिया पार कर लिया। आगे पत्थरों से भरी हुई एक वादी शुरू हो गई। ये वादी खत्म हुई तो एक मैदान आ गया जिसमें ऊंची ऊंची जंगली घास उगी हुई थी। अंबर झाड़ियों में चलता चलता दूसरी जानिब आ गया। यहाँ एक छोटी सी झील बनी हुई थी जिसके किनारे किनारे घने दरख्त नीचे को झुके हुए थे। अंबर ने झील का चक्कर लगाया। बनमानस के पाँव के निशान भी उधर को ही जा रहे थे। एक जगह घने दरख्तों के झुंड में एक पहाड़ी गार बना हुआ था। बनमानस के पाँव के निशान उस गार के अंदर चले गए थे। अंबर ने भी खुदा का नाम लिया और गार के अंदर दाखिल हो गया। गार में आगे जाकर अंधेरा हो गया। अंबर फिर भी कदम कदम आगे चलता गया। यहाँ एक ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई दरिया गार के नीचे बह रहा हो।
काफी दूर जाकर यह आवाज खामोश हो गई, जैसे दरिया दूर चला गया हो। अंबर को काफी फासले पर आगे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी का दायरा बड़ा होता गया। अंबर ने करीब जाकर देखा कि गार खत्म हो गई थी और उसके सामने एक ख्वाब की दुनिया का एक अजीबोगरीब सब्ज पत्थर का महल खड़ा था, जिसके ऊंचे मेहराबी दरवाजे की दोनों जानिब एक बनमानस का उसी किस्म का पत्थर का बुत लगा था जो उसने और मारिया ने समुद्र के किनारे देखा था। बनमानस के पांव के निशान महल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए थे। महल की काफी चौड़ी पत्थर की सीढ़ियां थी जो ऊपर महल के सदर दरवाजे तक चली गई थी। दोनों जानिब थोड़े थोड़े फासले पर बनमानस के बुत खड़े थे। खुदा जाने ये गार जजीरे के किस इलाके में निकल आई थी। दूर सदर दरवाजे की छत दो बड़े बड़े भारी सब सुतूनों के सहारे खड़ी थी, जिसके दरमियान में बनमानस का चेहरा पत्थरों में से तराशा गया था। उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। अंबर को यकीन था कि जिस जानवर ने मारिया को उठाया है वो कोई बहुत बड़ा बनमानस है और इसी महल में रहता है। महल पर खामोशी छाई हुई थी। अचानक फजा चीखों की आवाजों से गूंज उठी। अंबर पत्थर के पीछे छुप गया। उसने सर आगे करके देखा कि बेशुमार सब्ज रंग के बालों वाले बनमानस जंगल की तरफ से आकर सीढ़ियों पर चीखते चिल्लाते चढ़ते जा रहे हैं। फिर वो सीढ़ियों के ऊपर जाकर एक कतार में चुप होकर बैठ गए। एक बार फिर फजा में गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगता था कि ये बनमानस खामोश बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। अंबर भी अपनी जगह पर खामोश बैठा रहा। वो मालूम करना चाहता था कि यहाँ क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सीढ़ियों के ऊपर सदर दरवाजे में दो बड़े बड़े बनमानस नमूदार हुए। उनके रंग भी गहरे सब्ज थे। वो दरवाजे के दोनों जानिब अदब से आकर खड़े हो गए। इतने में सदर दरवाजे में एक स्याह बालों वाला बहुत बड़ा बनमानस नमूदार हुआ। उसके सर पर हीरे मोतियों का ताज था। एक आंख बड़ी और दूसरी छोटी थी। बड़ी आंख गहरी सुर्ख थी और उसमें से रोशनी निकल रही थी। उसको देखते ही सीढ़ियों पर बैठे सारे बनमानस झुककर सजदे में गिर गए। ये उन बनमानसों का बादशाह था। अंबर ने देखा बड़े बादशाह बनमानस ने एक हाथ फजा में बुलंद करते हुए अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकाली। उसकी आवाज पर सारे बनमानस गर्दनें हिलाने लगे। बनमानस बादशाह ने दूसरी आवाज निकाली तो सारे बनमानस सरों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। तीसरी आवाज पर सारे के सारे बनमानस 3 बार बादशाह को सजदा करने के बाद वापस सीढ़ियां उतरने लगे। वो बिल्कुल खामोश थे। कोई जरा सी भी आवाज नहीं निकाल रहा था। जब सब बनमानस सीढ़ियों से उतरकर जंगल में गायब हो गए तो बादशाह बनमानस भी अपने खादिमों के साथ हजरत दरवाजे के अंदर वापस चला गया। वहां एक बार फिर वही गहरी खामोशी छा गई। अंबर ने यह सारा तमाशा देखा तो सोचा कि यहाँ बनमानस बादशाह की हुकूमत मालूम होती है। मारिया उसी बादशाह के पास होगी। उसकी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही थी कि उस बनमानस ने मारिया को कैसे देख लिया, क्योंकि वो किसी को भी नजर नहीं आ सकती थी। अंबर किसी तरह इस पुरस्कार बनमानस के महल के अंदर जाकर ये मालूम करना चाहता था कि मारिया किस जगह पर कैद है। वो सीधा सीढ़ियां चढ़कर भी महल में जा सकता था, क्योंकि बनमानस उसे मार नहीं सकते थे। लेकिन अंबर नहीं चाहता था कि बनमानस बादशाह को खबर मिले कि कोई आदमजाद मारिया की तलाश में वहां आया है। इस तरह से वो मारिया को नुकसान पहुंचा सकता था। अंबर खुफिया तौर पर बनमानस के महल के अंदर जाना चाहता था। उसने जब देखा कि चारों तरफ खामोशी है और कहीं भी कोई बनमानस दिखाई नहीं दे रहा तो वो पत्थर के पीछे से निकला और दरख्तों के साथ साथ होता महल के पिछवाड़े आ गया। यहाँ एक दरख्त पीपल का भी था जिसकी शाखें महल की छत को छू रही थी। वो चुपके से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। शाखों के बीचों बीच होता वो उस टहनी पर आ गया जिसका आखिरी सिरा महल के छत के साथ लगा था। अंबर छत के कोने में दरख्त की शाख के साए में बैठा गौर कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे कोई सीढ़ी नीचे जाती दिखाई नहीं दे रही थी। वो झुका झुका छत पर चल फिरकर नीचे जाने की कोई राह तलाश करने लगा। उसे एक जगह छत में सुराख दिखाई दिया। उस सुराख में नीचे एक रस्सी चली गई थी। शायद बनमानस उसी रस्सी की मदद से छत के ऊपर आते और नीचे उतरते थे। अंबर ने खुदा का नाम लिया और रस्सी थामकर सुराख में उतर गया। नीचे अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अंधेरा चौकोर कमरा था जिसकी दीवारें भी सब्ज पत्थर की थी। सुराख में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अंबर ने चारों दीवारों को गौर से देखा। एक दीवार में उसे सुराख दिखाई दिया, इसलिए उसने सुराख के अंदर हाथ डाला तो अंदर एक लोहे की हत्थी लगी थी। अंबर ने हत्थी को अपनी तरफ खींचा तो एक गिड़गिड़ाहट के साथ दीवार एक तरफ खिसक गई। गिड़गिड़ाहट का शोर इस कदर ज्यादा हुआ कि महल में बनमानसों की चीखें गूंज उठीं। अंबर छुपने के लिए वापस कमरे में भागा। वो रस्सी की मदद से ऊपर छत पर जाना चाहता था, लेकिन ऐन उस वक्त 6-7 बनमानस अंदर आ गए और उन्होंने अंबर को पकड़ लिया। वो अगर चाहता तो तमाम के तमाम बनमानस हलाक कर सकता था, लेकिन वो मारिया की तलाश में था। वो जानबूझकर गिरफ्तार हो गया क्योंकि इस तरह से हो सकता था कि वो मारिया के पास उस जगह पहुंच जाए जहां बनमानसों ने उसे कैद कर रखा था। बनमानस उसे उठाकर महल के अंदर शानदार कमरे में ले आए। यहाँ एक तख्त बिछा था, उस पर वही स्याह बालों वाला बादशाह बनमानस बैठा था। उसकी दोनों जानिब सदर दरवाजे वाले मुहाफिज बनमानस अदब से खड़े थे। सबसे हैरत अंगेज जो चीज वहां थी वो मारिया का पत्थर का बुत था। अंबर ने अपने हजारों साला सफर में मारिया को 3-4 मरतबा असली शक्ल में देख रखा था, इसलिए उसने मारिया के बुत को साफ पहचान लिया। बनमानस बादशाह के तख्त के बाएं जानिब एक चबूतरे पर मारिया का मुजस्समा लगा था। मारिया ने नीले रंग का लिबास पहन रखा था। सुनहरी बाल लंबे लंबे थे जो पत्थर हो गए थे।
खुदा जाने ये असल मारिया थी जो पत्थर बना दी गई थी या उसका मुजस्समा तैयार करके यहाँ लगा दिया गया था, लेकिन दुनिया का कोई मुजस्समा साज इतनी जल्दी मारिया का पत्थर का मुजस्समा तैयार नहीं कर सकता था। अंबर को यकीन हो गया कि इस बनमानस बादशाह ने किसी खुफिया जादू या ताकत के जरिए मारिया को पत्थर बना दिया है। अंबर को पकड़कर बनमानस बादशाह के सामने लाया गया। बनमानस बादशाह ने अपनी आवाज में कुछ कहा। उसी वक्त अंबर को आगे करके खड़ा कर दिया गया और बनमानस 10 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। बनमानस बादशाह ने एक लंबा बाजू पर उठाया। दोनों मुहाफिज अंबर के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। अंबर के सामने पत्थर की एक स्लेट रख दी गई। बनमानस बादशाह ने अपने मुंह से कुछ आवाजें निकाली। अंबर ने स्लेट पर देखा तो वहां उसकी मादरी जुबान में लफ्ज उभर आए थे। ए आदमजाद, तुम जिस औरत की तलाश में यहाँ आए हो उसे मैंने अपने हुक्म से पत्थर बना दिया है। अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश अगर कोई है तो बयान करो। अंबर बड़ा ताज्जुब में आया कि बनमानस किस कदर तरक्की याफ्ता है कि अपनी आवाज की लहरों को अल्फाज में तब्दील कर लेते हैं। उसने बनमानस को देखा। बनमानस बादशाह की बड़ी आंख में से सुर्ख रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थी। शायद यही किरणें उसकी आवाज को अल्फाज में बदल रही थी। उसने बनमानस बादशाह से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी बहन मारिया को पत्थर के बुत से दोबारा इंसान बना दिया जाए। बनमानस बादशाह की आंख की सुर्ख रोशनी तेज तेज कांपने लगी। स्लेट पर अल्फाज कांपते हुए नमदार हुए जैसे वो सख्त गुस्से में था। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी ये जुर्रत। अंबर ने कहा, ए बनमानस बादशाह, मेरी बात को गौर से सुनो। मैं भी बड़ी ताकत रखता हूँ, मगर मैं अपनी ताकत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अमन पसंद हूँ और जब तक मुझे मजबूर न कर दिया जाए मैं किसी के खिलाफ तलवार नहीं उठाता। इसलिए मैं तुमसे यही दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बहन मारिया को फिर से इंसानी शक्ल में बदल कर मेरे साथ रवाना कर दो। हम तुम्हारे और तुम्हारे बनमानसों से कोई दुश्मनी नहीं रखते। अंबर का ये कहना था कि जैसे महल में भौचाल आ गया। बनमानस बादशाह अपने तख्त से उठकर खड़ा हो गया। वो गुस्से से लरज रहा था। उसने अपना हाथ गुस्से से ऊंचा किया और जोर से चीख मारी। सामने की दीवार शक हुई और उसके अंदर से एक बहुत ही बूढ़ा बनमानस बाहर निकला। उसकी कमर झुकी हुई थी और आंखों के ऊपर भवों के बाल सफेद हो रहे थे। उसने आते ही बनमानस बादशाह को झुककर सलाम किया और अपनी जुबान में कुछ कहा। शायद वो बनमानस बादशाह से कोई इजाजत तलब कर रहा था। बनमानस बादशाह ने जोर से दूसरी चीख मारी। बूढ़ा बनमानस झुक गया। फिर उसने अंबर को गौर से देखा और अपने एक हाथ को ऊपर उठाकर मुंह से अजीब अजीब किस्म की आवाजें निकालनी शुरू कर दी। अंबर वहां खड़े भी नहीं रहना चाहता था और भागना भी नहीं चाहता था। वो मारिया को वहां अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। वो अजीब मुश्किल में फंस गया था। इतने में उसने देखा कि बूढ़े बनमानस के हाथ की हथेली से सब्ज रोशनी की एक लकीर निकलकर उसके जिस्म पर पड़ रही है। उस रोशनी का ये असर था कि उसे अपना जिस्म सुन होता महसूस हुआ। अंबर फौरन समझ गया कि उसे भी मारिया की तरह पत्थर बनाया जा रहा है। वो उछलकर अपनी जगह से परे हट गया। ये हालत देखकर बनमानस बादशाह ने चीख मारकर अपने गुलामों को कोई हुक्म दिया। बनमानस अंबर पर टूट पड़े, मगर अंबर पर कोई असर न हुआ, बल्कि उल्टा उसने दो एक बनमानसों को उठाकर इतने जोर से फर्श पर पटक दिया कि उनकी हड्डियां टूट फूट गईं। ये हालत देखकर बनमानस बादशाह ने बूढ़े गोरीले की तरफ गुस्से से देखा और बुलंद आवाज में कुछ कहा। बूढ़े बनमानस ने एक थैले में से सफूफ निकालकर अंबर की तरफ फेंका। सफूफ अंबर के एक हाथ पर गिरा। उसे अपना हाथ गर्म होता महसूस हुआ। फिर उसे ऐसा लगा जैसे वो हाथ सुन हो रहा है। अंबर ने सोचा, वहां खड़े रहना ठीक नहीं है। अगर उसने जरा भी देर कर दी तो वो पत्थर बन जाएगा। कमबख्त उन बनमानसों के पास कोई बहुत बड़ा काला जादू था। अंबर ने उल्टी छलांग लगाई और बनमानसों के ऊपर से होकर दरवाजे के पास जा गिरा। दरवाजा अभी तक खुला था। अंबर गोली की तरह दरवाजे से बाहर निकल गया। वो उन खुनखार बनमानसों के महल से भागकर जंगल में किसी जगह छुपना चाहता था, ताकि वहां बैठकर गौर कर सके कि मारिया को उन बनमानसों के चुंगल से किस तरह रिहा कराया जा सके। वो अंधाधुंध जंगल की तरफ भागा जा रहा था। बनमानस उसके पीछे लगे हुए थे। वो शोर मचाते, चीखें मारते उसके पीछे भागे आ रहे थे। अंबर भी झाड़ियों को फलांगता दरख्तों में दौड़ा जा रहा था। बनमानस बादशाह का हुक्म था कि अंबर को पकड़कर लाया जाए। अंबर चूंकि थकता नहीं था इसलिए भागा जा रहा था। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे सिर्फ एक बनमानस आता दिखाई दिया। शायद दूसरे बनमानस रास्ता बदलकर उसे आगे से पकड़ना चाहते थे। अंबर को सांप की केचली के सफूफ का ख्याल आ गया, जिसके छिड़कने से इंसान, परिंदे और जानवर पत्थर बन जाते थे। उसने जेब से सफूफ की डब्बी निकाली और एक दरख्त के नीचे रुक गया और बनमानस का इंतजार करने लगा। बनमानस ने करीब आकर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर ने डब्बी में से चुटकी भर सफूफ निकालकर बनमानस पर छिड़क दिया। सफूफ के छिड़कते ही बनमानस जहां खड़ा था वहीं पत्थर बनकर रह गया। अंबर जंगल में छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। इतने में दो और बनमानस सामने आ गए और उन्होंने भी अंबर पर हमला कर दिया। अंबर ने चुटकी भर सफूफ उन दोनों पर भी छिड़का, जिसके छिड़कते ही वो दोनों भी पत्थर का बुत बन गए। अंबर ने देखा कि डब्बी में सफूफ थोड़ा सा ही बाकी रह गया था। उसने डब्बी जेब में रखी और एक गुंजान दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया, क्योंकि वो दूसरे बनमानसों पर सफूफ छिड़क कर उन्हें खत्म नहीं करना चाहता था। 2-3 बनमानस वहां से गुजरे। उन्होंने जो अपने 3 साथियों को पत्थर बने देखा
तो चीखते चिल्लाते शोर मचाते शायद अपने बादशाह को खबर करने उल्टे कदमों वापस भाग गए। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई। अब वो आराम से सोच सकता था कि मारिया के बुत में किस तरह जान डाली जाए और उसे वहां से कैसे फरार कराया जाए। काफी देर अंबर दरख्त पर बैठा गौर करता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मारिया को बनमानस बादशाह के जादूगर बूढ़े बनमानस ने पत्थर बनाया था और वही उसको दोबारा जिंदा कर सकता था। क्यों ना बूढ़े जादूगर को अगवा कर लिया जाए, लेकिन उसमें एक खतरा था कि वो अंबर को भी पत्थर का बुत बना सकता था। अंबर दरख्त से नीचे उतर आया। जंगल में सन्नाटा था। अंबर चलते चलते गुंजान दरख्तों से बाहर निकल आया। जंगल से निकलकर वो एक नदी पर आ गया। नदी का पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। उसने सोचा कि नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में निकल जाए और बनमानसों के महल में जाकर मारिया का बुत उठा लाने की कोशिश करे। उसने यही फैसला किया था कि मारिया के बुत को वहां से उठाकर ले आए और अपने तौर पर उसको जिंदा करने की कोशिश करे। अंबर नदी में उतर गया। पानी उसकी कमर तक था। वो आहिस्ता आहिस्ता नदी के दूसरे किनारे की तरफ चलने लगा। नदी के किनारे किनारे कोई 1 घंटा चलने के बाद अंबर को दूर बनमानस महल के ऊंचे मीनारों के धुंधले खाके दिखाई दिए, क्योंकि चांद उस महल के पीछे आ गया था। अंबर अब बहुत होशियार होकर चल रहा था। वो चारों तरफ देखता भी जा रहा था। बनमानस जरूर महल के इर्द गिर्द पहरा दे रहे होंगे, कहीं वो उस पर हमला करके उसका सारा प्रोग्राम खराब ना कर दें। बस यही एक खतरा अंबर के दिल में था। अंबर बनमानसों को खबर किए बगैर मारिया का बुत वहां से उड़ा ले जाना चाहता था, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो सके, क्योंकि अगर किसी बनमानस को खबर हो गई तो वो शोर मचा देगा। फिर सारे बनमानस आ जाएंगे और अंबर को बनमानसों का बूढ़ा जादूगर पत्थर बना सकता था। अंबर के पास सफूफ बहुत थोड़ा रह गया था और वो ज्यादा से ज्यादा 2 बनमानसों को पत्थर बना सकता था। अंबर दबे पांव झाड़ियों में से गुजरता महल के पीछे आ गया। यहाँ वही दरख्त था जिसकी एक शाख महल के ऊपर छत पर चली गई थी। अंबर दरख्त के ऊपर चढ़ गया और पत्तों में से होता हुआ शाख की मदद से बनमानस महल की छत पर आ गया। छत पर पांव दबा दबा कर चलता अंबर उस सुराख के करीब आया जिसके अंदर रस्सी लटक रही थी। वो रस्सी की मदद से नीचे उतर गया। नीचे सख्त गहरा अंधेरा था। दीवार में हाथ डालकर उसने हथी दबाई और गिड़गिड़ाहट के साथ दीवार खुल गई। उस आवाज पर अंबर ने अपना सर पकड़ लिया। वो भूल गया था कि जब दीवार शक होती है तो बड़े जोर की आवाज पैदा होती है। उस आवाज ने वहां तूफान मचा दिया। बनमानस महल के सारे बनमानस जाग पड़े। अंबर ने हथी दोबारा दबाकर दीवार बंद कर दी। वो रस्सी की मदद से वापस ऊपर चले जाना चाहता था ताकि दूसरी रात को वहां आने की कोशिश करे, मगर बनमानस रस्सी की मदद से कितार बांधकर अंदर उतरने शुरू हो गए। अंबर बेबस होकर कोने में बैठ गया। आखिर वो कितने बनमानसों का मुकाबला कर सकता था, इसलिए उठकर 6-7 बनमानसों को हलाक भी किया। बनमानस अंबर को पकड़कर ले गए। उसे 2 बनमानसों ने उठा रखा था। महल के बड़े कमरे में बनमानस बादशाह तख्त पर आकर बैठ गया। अंबर ने देखा कि तख्त के पास मारिया का बुत उसी तरह खड़ा था। बनमानस बादशाह ने बूढ़े जादूगर को उसी वक्त चीख मारकर बुलाया और उसे कोई बड़ा ही खौफनाक हुक्म दिया। बूढ़ा बनमानस जादूगर खूनी आंखों से देखता हुआ अंबर की तरफ बढ़ा। वो मुंह ही मुंह में मंत्र भी पढ़ रहा था। अंबर ने सोचा कि अब हमला कर देना चाहिए। इस जादूगर को अगर पत्थर बना दिया जाए तो हो सकता है उसका जादू खत्म हो जाए और उसके खत्म होते ही मारिया में जान पड़ जाए। अंबर के दोनों हाथ रस्सी में बंधे हुए थे। अंबर ने जरा सा झटका देकर रस्सी को तोड़ दिया। फिर जल्दी से जेब से सफूफ की डब्बी निकालकर उसे खोला और बाकी बचा हुआ सफूफ जादूगर बनमानस पर छिड़क दिया, मगर उस पर जरा भी असर न हुआ। अपने जिस्म पर गिरे हुए सफेद सफूफ को जादूगर बूढ़े बनमानस ने हैरानी से देखा। फिर बादशाह बनमानस की तरफ देखा। शायद वो उससे कोई हुक्म हासिल करना चाहता था। बादशाह बनमानस ने चीख मारकर उसे इजाजत दे दी। जादूगर बनमानस ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्हें फजा में लहराया। एक आसेबी आवाज निकाली कि जिससे सारा महल लरस गया और फिर जोर से अंबर पर फूंक मारी। उस फूंक में कैसा जबरदस्त जादू था कि अंबर वहीं पत्थर का बुत बन गया। बनमानस बादशाह के हुक्म पर 2 बनमानसों ने अंबर के बुत को उठाकर मारिया के बुत के साथ लाकर खड़ा कर दिया और सब वहां से चले गए। बड़े कमरे में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मारिया और अंबर के पत्थर के बुत खामोश चुपचाप खड़े थे। नाग जजीरे में इधर उधर भटक रहा था। वो इस ख्याल से परेशान था कि ये किस किस्म का इलाका है कि जहाँ कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। वो जंगल में से निकलकर समंदर के किनारे पर आ गया। अचानक उसे गीली रेत पर किसी के पांव के निशान दिखाई दिए। ये किसी औरत के पांव के निशान लगते थे। उसके पीछे पीछे काफी फासले पर दूसरे आदमियों के पांव के निशान भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि कुछ लोग किसी औरत का पीछा करते हुए वहां से गुजरे हैं। ये पांव के निशान जजीरे से होकर जंगल में दाखिल हो गए। नाग भी जंगल में दाखिल हो गया। यहाँ पांव का सुराग मिट गया था। नाग जंगल में दरख्तों के नीचे नीचे होता बांस के एक घने दरख्त के करीब आया तो उसे किसी औरत के रोने और फरियाद करने की आवाज सुनाई दी। वो औरत अपनी जंगली जुबान में रहम की दरख्वास्त कर रही थी। नाग ने झाड़ियां हटा के देखा कि सामने थोड़ा सा खुला मैदान था। जमीन पर 4-5 जंगली नांगे लंबे लंबे नेज़े लिए बैठे हैं। बीच में एक दुबली पतली सांवली औरत दरख्त के साथ बंधी हुई है और 2 जंगली उसके इर्द गिर्द सूखी लकड़ियां डाल रहे हैं। नाग समझ गया कि ये उस औरत को जिंदा भूनकर खाने की तैयारियां कर रहे हैं।
जब लकड़ियां खत्म हो गईं तो एक जंगली ने 2 पत्थरों को रगड़ा, उसमें चिंगारियां निकली और सूखी लकड़ियों ने आग पकड़ ली। अब नाग इंतजार नहीं कर सकता था। उसने एक गहरा सांस लिया और एक बहुत बड़ा हाथी बन गया। उसने अपनी सूंड उठाकर बड़े जोर से चीख मारी और झाड़ियों में से निकलकर घास को लताड़ता जंगलियों की तरफ दौड़ा। हाथी की चिंगाड़ की आवाज सुनकर जंगलियों का रंग उड़ गया। वो सर पर पांव रखकर भागे, मगर थोड़ी दूर जाकर वो दरख्तों पर चढ़ गए और नाग पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। हाथी ने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी सूंड की मदद से जलती हुई लकड़ियों को इधर उधर फेंक दिया। सांवली औरत फटी फटी आंखों से हाथी को देख रही थी। वो खौफ भी खा रही थी कि अभी हाथी उसको चीर फाड़ कर रख देगा, लेकिन हैरान भी थी कि हाथी आग बुझा रहा था। तीरों की बारिश हो रही थी। तीर हाथी के जिस्म से टकरा टकरा कर गिर रहे थे। जब नाग ने देखा कि सांवली औरत आग से बच गई है, वो तीर बरसाने वाले जंगलियों की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो जिस दरख्त पर चढ़े थे, नाग ने उस दरख्त को टकरे मारनी शुरू कर दी। दरख्त पर भौचाल आ गया, दरख्त लरजने लगे। 2 जंगली उसकी शाखों पर से पके हुए आम की तरह धड़म से नीचे गिर पड़े। नाग ने उनको अपनी सूंड से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। दोनों की हड्डियां चूर चूर हो गईं। ऊपर बैठे हुए बाकी जंगली दरख्तों पर छलांगे लगाते बंदरों की तरह उछलते वहां से भाग गए। नाग चूंकि हाथी की शक्ल में था, इसलिए वहां से चला गया। जरा आगे जाकर उसने दोबारा इंसान की शक्ल बदली और अब इंसानी शक्ल में सांवली औरत के पास आ गया। बहन, तुम्हें किसने यहाँ बांध रखा है? सांवली औरत खौफ से कांप रही थी। उसने अपनी जंगली जुबान में जो नाग समझ सकता था बताया कि ये जंगली उसे दूसरे जजीरे से खाने के लिए उठा लाए थे। अगर एक हाथी उसकी मदद को ना आता तो वो जिंदा न बच सकती थी। नाग ने रस्सी खोलकर औरत को आजाद किया। वो उसे लेकर समंदर के किनारे पर आ गया। यहाँ एक जगह वो कश्ती खड़ी थी जिस पर बैठकर जंगली वहां आए थे। सांवली औरत ने कहा, मेरा नाम हरी है, मैं जजीरा संगलदीप के सरदार की बेटी हूँ। तुम कौन हो और तुम हमारी जुबान किस तरह जानते हो? नाग ने कहा, मेरा नाम नाग है, मैं एक ज़माने में इस इलाके में रह चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जुबान आती है। ये जजीरा हिंदुस्तान के साहिल के पास है ना? हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कभी कोई इंसान नहीं आया, सिर्फ ये आदमखोर जंगली ही यहाँ रहते हैं। नाग ने एक फर्जी कहानी जोड़कर सांवली औरत हरी को सुना दी। उस औरत ने कहा, नाग भाई, तुम मेरे साथ मेरे बाप के पास चलो, वो तुमसे मिलकर बड़ा खुश होगा। नाग कश्ती में औरत के साथ बैठ गया। औरत समंदर में रास्ता दिखाने लगी और नाग कश्ती चलाने लगा। 1 घंटे तक समंदर में सफर करने के बाद जजीरा संगलदीप आ गया। किनारे पर आकर सांवली औरत ने नाग को साथ लिया और अपने सरदार बाप के पास आ गई। उसका बाप अपनी बेटी को देखकर खुशी से निहाल हो गया। बेटी ने उसे सारी दास्तान बयान कर दी। सरदार ने नाग को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे बच्चे, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझे जीत लिया है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नाग ने कहा, मुझे किसी ऐसे समुद्री जहाज तक पहुंचा दे जो मुल्क स्पेन को जाता हो, क्योंकि मेरा एक भाई और बहन स्पेन में है और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। सरदार ने कहा, यहाँ से कोई समुद्री जहाज किसी बड़े मुल्क को नहीं जाता। हाँ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान के मुल्क पहुंचा सकता हूँ जिसका साहिल यहाँ से 50 मील दूर है। हिंदुस्तान पहुंचकर तुम किसी ऐसे शहर में आसानी से जा सकते हो जहाँ से समुद्री जहाज दूसरे मुल्कों को जाते हैं। नाग ने कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होगा। वो रात नाग ने सरदार के खेमे में बसर की। दूसरे रोज सरदार ने एक कश्ती में अपने खास आदमियों को साथ कर दिया जो नाग को लेकर समंदर के सफर पर रवाना हो गया। सरदार का खास आदमी बड़ा माहिर था। वो कश्ती को चलाता एक ऐसी समुद्री लहर पर ले आया जिसने बड़ी तेजी से कश्ती को हिंदुस्तान के साहिल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। 2 घंटों के बाद हिंदुस्तान का साहिल दिखाई देने लगा। ये वो इलाका था जो हिंदुस्तान के मुल्क की सबसे निचली तिकोन पर वाक़या था और यह हिंदुस्तान से अलग थलग एक छोटा सा जजीरा था। अगरचे ये हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था, क्योंकि हिंदुस्तान का साहिल इस जजीरे से 2 मील के फासले पर था। सरदार का आदमी नाग को उस जजीरे के साहिल पर उतारकर वापस चला गया। नाग ने जजीरे के किनारे के साथ साथ सफर शुरू कर दिया। सरदार के खास आदमी ने कहा था कि यहाँ उसे एक घाट पर से बड़ी मुसाफिर कश्ती मिल जाएगी जिसमें सवार होकर वह हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये उसकी भूल थी। उसने नाग को गलत इतला दी थी। ये छोटा सा जजीरा बनमानस बादशाह का जजीरा था और ये वही जजीरा था जिस पर बनमानस बादशाह की हुकूमत थी और जिसके महल में मारिया और अंबर पत्थर बनकर बुद्ध की शक्ल में रखे गए थे। नाग ने 1 घंटे में उस छोटे से जजीरे का पूरा चक्कर लगा लिया, मगर उसे कहीं भी कोई कश्ती, कोई घाट, कोई आदमी दिखाई न दिया। बड़ा हैरान हुआ कि उस आदमी ने उसे गलत जगह क्यों उतार दिया। फिर सोचा, हो सकता है वो बेचारा भूल गया हो। अब उस जजीरे से निकलकर वापस सरदार के जजीरे पर जाना चाहता था ताकि वहां से किसी तजर्बाकार आदमी को साथ लेकर हिंदुस्तान के साहिल तक पहुंच सके। वो वापस उस जगह आ रहा था जहां वो कश्ती से उतरा था। वो चाहता था कि यहाँ से वो सांप का मोहरा मुंह में रखकर उड़ना शुरू कर दे और उड़ता हुआ सरदार के जजीरे पर पहुंच जाए। अभी वो उस जगह से कुछ फासले पर था कि क्या देखता है कि एक जगह झाड़ियां बड़ी तेजी से अलग हो रही हैं। फिर उनके पीछे से एक बहुत बड़ा स्याह बालों वाला बनमानस निकलकर उसकी तरफ चीखता हुआ बढ़ा। नाग ने गहरा सांस लिया और सांप बनकर दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त की एक टहनी से लिपटा हुआ बनमानस को गौर से देखने लगा।
बनमानस बड़ा हैरान था कि अभी अभी उस मकाम पर जो एक इंसान खड़ा था वो अचानक कहाँ गायब हो गया। वो अपनी मोटी गर्दन वाला सर इधर उधर हिलाकर देखने लगा। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वो वापस मुड़ा और झाड़ियां लताड़ता जिधर से आया था उधर को चल दिया। नाग दरख्त से नीचे उतर आया। वो दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया। उसने यही ख्याल किया कि ये कोई जंगली गोरीला है और इस जजीरे में रहता है। नाग मोहरा मुंह में रखकर वहां से उड़ने ही लगा था कि अचानक उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां बनमानस अभी भी खड़ा था। वहां एक चांदी की छोटी सी डब्बी पड़ी थी। नाग ने झुककर डब्बी उठा ली और फिर हैरत और ताज्जुब से वो अपनी जगह से उछल पड़ा। ये डब्बी अंबर की थी। नाग उस डब्बी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये वही डब्बी थी जिसमें अंबर ने सांप की केंचली का सफूफ बंद कर रखा था। जब अंबर को पत्थर के बुत में तब्दील किया गया तो ये बनमानस अंबर की जेब से चांदी की डब्बी निकाल कर ले गया था और अब उसके हाथ से ये जंगल में गिर पड़ी थी। नाग ने उस जजीरे से चलने जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। अब वो वहां से कैसे जा सकता था, जबकि उसे यकीन हो गया था कि अंबर भी इसी जजीरे में मौजूद है, क्योंकि अगर अंबर की चांदी की डब्बी उस जंगल में थी तो जरूर अंबर भी वहां पर मौजूद था। अब उसे तलाश करना था। नाग सोचने लगा कि अंबर जरूर उसी जगह होगा जहां से ये बनमानस उसकी डब्बी लेकर आया है। नाग ने सोचा कि अगर वो इंसानी शक्ल में जंगल में आगे बढ़ा तो बनमानस उसका रास्ता रोक सकता है और उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। बस उसने एक गहरा सांस लिया और दोबारा एक काले सांप का रूप बदल लिया। सांप बनकर वो उस तरफ घास में रवाना हुआ जिधर बनमानस गया था। सांप बनकर नाग बड़ी तेजी से बनमानस की तलाश में जंगल में चला जा रहा था। सांप बनकर उसे एक फायदा यह भी हुआ था कि वो बनमानस की बू सूंघ सकता था जो उसे साफ महसूस हो रही थी। नाग झाड़ियों और लंबी घास में से जल्दी जल्दी गुजरा था। एक नदी के पास पहुंचकर नाग ने काले बनमानस को देख लिया। वो नदी के पानी में से गुजर रहा था। दूसरे किनारे पर जाकर बनमानस दरख्तों में घुस गया। नाग ने भी उसके पीछे पीछे नदी को पार किया और सामने एक घने दरख्तों के झुंड में आ गया। दरख्तों के ये झुंड बहुत दूर तक चले गए थे। बनमानस कुछ दूर तक तो नाग को दिखाई देता रहा, फिर अचानक गायब हो गया। नाग ने उसे बहुत इधर उधर तलाश किया लेकिन उसे कहीं नजर न आया। अजीब बात यह थी कि अब बनमानस की बू भी नहीं आ रही थी। नाग बड़ा हैरान हुआ कि आखिर बनमानस कहाँ गुम हो गया। वो बराबर आगे बढ़ता गया। एक जगह उसे पहाड़ी में छोटा सा गार नजर आया। बनमानस उसी गार में घुस गया था। नाग ने गार के मुंह पर आकर जोर से सूंघा। बनमानस की बू गार के अंदर से आ रही थी। नाग भी रेंगता हुआ गार के अंदर दाखिल हो गया। ये वही गार थी जिसमें से गुजरकर अंबर गया था और जिसकी दूसरी जानिब बनमानस बादशाह का पुरस्रार महल था। नाग गार की दीवार पर चढ़कर आगे रेंग रहा था। काफी आगे जाकर उसे दूर रोशनी दिखाई दी। ये गार का दूसरा मुंह था जहां से उसने बनमानस को बाहर निकलते देखा। नाग भी गार से बाहर निकलकर खुली जगह आया तो ठिठक गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा सब्ज पत्थर का महल था। नाग एक झाड़ी में अपना फन उठाए खामोशी से कुछ देर उस महल को देखता रहा। वो बनमानस जिसका नाग पीछा कर रहा था सीढ़ियां चढ़कर महल के सदर दरवाजे में दाखिल हो गया। नाग को शक हुआ कि हो न हो अंबर जरूर उसी महल में किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। नाग को अब उस महल में दाखिल होकर अंबर को तलाश करना था। वो सामने के दरवाजे से महल में दाखिल होने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि बाज बनमानस सांप को बड़े शौक से कच्चा ही खा जाते हैं। वो झाड़ियों में से रेंगता महल के पीछे आ गया। यहाँ महल की पथरीली दीवार ऊपर छत तक चली गई थी। नाग महल की दीवार पर चढ़कर रेंगता हुआ ऊपर छत पर आ गया। नाग छत के फर्श पर रेंगता रेंगता उस सुराख तक आ गया जहां से अंबर नीचे उतरा था। नाग भी वहां से नीचे उतर गया। अंदर आया तो उसने अपने आप को पत्थरों की चारदीवारी में कैद पाया। वहां कोई दरवाजा नहीं था। नाग ने गहरी फुनकार मारकर इंसान की शक्ल इख्तियार की और दीवारों को ठोंग बजाकर देखने लगा। बहुत जल्द उसे दीवार का वो सुराख मिल गया जिसके अंदर हत्थी लगी थी। नाग ने अंदर हाथ डालकर हत्थी को पीछे खींच लिया। एक जबरदस्त गिड़गिड़ाहट की आवाज बुलंद हुई और उसके साथ ही बनमानसों की चीखों की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत से बनमानस चीखते चिल्लाते उसकी तरफ बढ़ रहे हों। दीवारों का रंग सब्ज था। नाग ने गहरा सांस लिया और सब्ज सांप बनकर दीवार के ऊपर जाकर चिमट गया। दरवाजा खुल चुका था और अब 6-7 बनमानस शोर मचाते उछलते कूदते अंदर दाखिल हो गए। वहां कोई नहीं था। वो बड़े परेशान थे कि अंदर कोई नहीं है तो फिर यह दरवाजा किसने खोला है। नाग उस वक्त सब्ज सांप की शक्ल में सब्ज पत्थर की दीवार के साथ रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकलकर महल के बरामदे की छत से लगा आगे जा चुका था। ये एक बहुत लंबा चौड़ा खुले खुले बरामदों और ऊंचे सब्ज सतूनों वाला महल था। उसमें बनमानस ही बनमानस जगह जगह नाग को नजर आए। नाग एक बरामदे की छत से निकलकर दूसरे बरामदे में आया। यहाँ भी बनमानस इधर उधर चल फिर रहे थे। नाग कई कमरों में से गुजर गया। उसे कहीं भी अंबर नजर न आया। वो महल की छत पर वापस जाने वाला था कि अचानक उसे एक तरफ से बहुत बूढ़ा बनमानस निकलता दिखाई दिया। उसके साथ काले बालों वाला बहुत बड़ा और बूढ़ा बनमानस था। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि महल में कोई खुफिया दीवार खोलकर दाखिल हुआ है। सारे महल में शोर मचा था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि खुफिया दीवार खुली और फिर महल में कोई दाखिल होता ना दिखाई दिया हो। वो काफी देर इधर उधर उस इंसान को तलाश करते रहे जो महल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था।
मगर उन्हें कुछ न नजर आया तो फिर वापस चले गए। नाग भी इधर उधर घूमता घूमता आखिर उस महल के अंदर दाखिल हो गया और फिर वो वहां पहुंच गया जहां उसने अंबर और मारिया को पत्थर के बुत बने हुए देखा। फिर वो इंसान की शक्ल में आ गया और पत्थर के बुत के करीब गया ही था कि अचानक एक बनमानस अंदर दाखिल हुआ और उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने चीख मारी, उसके साथ ही नाग दोबारा सांप की शक्ल में आ गया। एक बनमानस ने बादशाह बनमानस और जादूगर बनमानस को अपनी जुबान में बताया कि ये सांप अभी अभी के इंसान की शक्ल में पत्थर के बुतों के पास खड़ा था। अब तो बनमानस बादशाह और बनमानस जादूगर के हवास गुम हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो बार बार नाग की तरफ देख रहे थे जो छत पर इधर उधर रेंग कर बाहर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहा था, क्योंकि बनमानसों ने दरवाजा बंद कर दिया था और अब वो सांप की शक्ल में आया हुआ था। बनमानस बादशाह ने जादूगर बनमानस को अपनी जुबान में हुक्म दिया कि वो उस सांप पर कोई ऐसा जादू करे कि वो पत्थर बनकर नीचे गिर पड़े। बनमानस की जुबान नाग समझ गया। वो भी मारिया और अंबर की तरह पत्थर बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब वही तो बाकी रह गया था जिसने अपनी हिम्मत से मारिया और अंबर को दोबारा इंसानी शक्ल में लाना था। उसने सोचा अगर वो भी सांप ही बना रहा तो ये जादूगर जरूर उसे पत्थर बना डालेगा। बस वो छत से छलांग लगाकर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने एक जोर से फुनकार मारी। उस फुनकार की दहशत से एक बार तो सारे बनमानस डरकर पीछे हट गए। इस मौका से नाग ने फायदा उठाया और एक पल में अपनी असल शक्ल में आ गया। ये जादूगरी अपनी आंखों के सामने होते देखकर बनमानस बादशाह तो खौफ से एकदम पीछे हट गया, मगर जादूगर बनमानस ने फौरन मंत्र पढ़कर नाग पर जादू करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इस अरसे में नाग ने सांप का मोहरा निकालकर अपने मुंह में रख लिया और गायब हो गया। गायब होते ही वो फिजा में बुलंद हुआ और उड़ता उड़ता बंद दरवाजे के पास आ गया। उसने बंद दरवाजे को दोनों हाथ से चौपट खोल दिया। सारे के सारे बनमानस दरवाजे की तरफ लपके, क्योंकि जादूगर बनमानस ने चीख कर ऐलान कर दिया था कि सांप गायब होकर दरवाजे से भाग रहा है। लेकिन किसी को आगे बढ़ने की जरूरत न हुई। एक बनमानस नाग के सांप से इंसान बनने और इंसान से गायब हो जाने पर सख्त डरे हुए थे। नाग दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वो महल के बरामदे में उड़ता उड़ता महल के सदर दरवाजे में से बाहर जंगल में निकल गया। जंगल के दरख्तों पर परवास करते हुए बहुत आगे चला गया। यहाँ केलों के दरख्तों के झुंडों के झुंड खड़े थे। उनके दरमियान एक छोटी सी नदी बह रही थी। अचानक एक सफेद दाढ़ी वाला जोगी हाथ में बीन थामे उसके सामने आ गया। उसने नाग को देखा तो बड़ा हैरान हुआ। नाग ने जोगी बाबा को अपनी सारी कहानी बताई। जोगी बाबा ने बताया कि उस महल के अंदर एक तहखाना है। उस तहखाने में लोहे के पुरस्कार संदूक में 1000 बरस पुराने मुर्दे की खोपड़ी पड़ी थी। उस खोपड़ी में जादूगर की सारी ताकत है। जोगी बाबा ने नाग से कहा कि अगर वो किसी तरीके से उस खोपड़ी को 2 टुकड़े कर दे तो जादूगर बनमानस का सेब टूट जाएगा और अंबर और मारिया फिर से इंसान बन जाएंगे। नाग ने जोगी बाबा का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ऐसा करके दिखाएगा। जोगी बाबा उसे ये राज बताकर वहां से चला गया। अब नाग ने इंतजार शुरू कर दिया कि कब वो महल के अंदर जाए और उस खोपड़ी को तलाश करके 2 टुकड़े कर दे और अंबर और मारिया पर से वो जादू का असर टूट जाए। नाग रात गहरी होने का इंतजार करने लगा और फिर रात के वक्त वो उस महल की तरफ चल पड़ा। वो गार से होता हुआ उस दीवार के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर एक बनमानस का पत्थर का पुतला था जिसके हाथ में तलवार थी। उसको हुक्म था कि सिवाय बनमानस जादूगर के जो कोई भी उधर से गुजरे उसे तलवार मारकर 2 टुकड़े कर दे। मुसीबत यह थी कि यह पत्थर का पुतला था और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नाग जिस वक्त बनमानस महल के खुफिया रास्ते वाली दीवार के पास पहुंचा तो रात गहरी हो गई थी। आसमान पर बादल ही बादल थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी थी। नाग ने रात के अंधेरे और बारिश में जंगल में चारों तरफ देखा। वहां सिवाय उसके कोई दूसरा नहीं था। नाग ने फौरन सांप की शक्ल बदली और दीवार के नीचे से तहखाने को जाने वाले खुफिया रास्ते के सुराख में दाखिल हो गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। नाग उस खुफिया तहखाने में कैसे पहुंचा और जादू के पुतले से उसने किस तरह से मुकाबला किया। क्या नाग मारिया और अंबर को फिर से जिंदा करने में कामयाब हो गया? वहां से उन तीनों का 5000 साल तारीखी सफर किधर शुरू हुआ? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इसी कहानी की अगली किस्त पर जाना होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में है और उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस किस्त का नाम है कब्रनुमा इंसान। नीचे कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।